हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का नॉवेल 8 दिन का 8वां पर अंतिम भाग। पीछे जाकर हाँ, एक अहम सवाल जिसे यह करारनामा भी हाईलाइट करता हमारे सामने ये भी है कि सतीश चावला और पुखराज रहीजा कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। बगल में चोरा, शहर में ढिंढोरा। क्या बोला जनाब, मेरे से पूछा होता। तुम जानते, ना जानता होता तो कहता क्यों। बोलो क्या जानते। विकास ने सविस्तार वो तमाम किस्सा बयान किया जो उसे उसी सुबह खुद रहीजा से सुनने को मिला था। ओ, सुनकर इंस्पेक्टर प्रभावित भाव से बोला, मेरे मातहत सब इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद ने भी इस बाबत कुछ कहा तो था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना व्यापक सिलसिला था। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। कौन सा हिसाब? आपको मालूम है कौन सा हिसाब थी? ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, लेकिन आगे नया खाता ना खोल बैठना। ऐसा नहीं हो। चलो, मोटिव पर तो तुमने फोकस बना दिया, लेकिन ये सवाल तो अभी भी अपनी जगह कायम है कि मोटिव पर अमल कौन कर पाए। मानी फायदा तो विकास सावधान स्वर में बोला, सबसे ज्यादा रहीजा के बीवी को ही है, जो कि अब बीवी नहीं, एक दौलतमंद विधवा है। तुम अपनी माशूक से फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका इशारा उदिता की तरफ है तो वो मेरी माशूक नहीं, दोस्त है, वाकिफ कार। इसलिए उसके कातिल होने की संभावना को नकारना तुम्हारा फर्ज है। मेरे ऐसा करने से क्या हो? शायद हो। जब उसकी जगह लेने के लिए दौलतमंद विधवा का ख्याल आया तो ये भी बताओ कि क्यों आए, किस बिना पर आए, क्या है तुम्हारी थ्योरी? मेरी थ्योरी ये है जनाब कि सतीश चावला का कत्ल पुखराज रहीजा ने, क्योंकि चावला किसी तरीके से इस करारनामे की ओरिजिनल हासिल करने में कामयाब हो गया था, और वो ओरिजिनल रहीजा हर हाल में वापस चाहता था, जो कि चावला को ख़त्म किए बिना हासिल होती दिखाई नहीं देती थी। लिहाजा हासिल हो गई थी। कहना मुहाल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि चावला के कत्ल के बाद फ्लैट की तलाशी लेने का मौका कातिल को नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ तुमने किसी तरह की अस्त व्यस्तता नहीं पाई। हाँ, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि कत्ल के बाद जो पहली ही जगह कातिल ने टटोली थी वही उसका मतलब हल हो गया था। हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुद्दा ये नहीं है कि उसकी तलाश कामयाब हुई थी या नहीं। मुद्दा ये है कि उस तलाश के आगाज से पहले क्या हुआ था। पहले चावला का कत्ल हुआ था, आगे दूसरे कत्ल की बाबत मेरा अंदाज़ा यह है कि रहीजा पति पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। पति ब्रोकर बिजनेस करता था जिससे पत्नी आजिज थी। इसी वजह से पनफी और आपे से बाहर हुई किसी तकरार का नतीजा रहीजा का कत्ल था। कत्ल के बाद आतंकी पत्नी गोली लगी लाश को स्टडी में छोड़कर जहाँ से वो बरामद होते होते ही होती है, क्योंकि घर में सिर्फ एक मेड और थी जो कि बुलाए जाने पर ही स्टडी में जाती थी। कहीं खिसक गई, कहाँ खिसक गई ये तो अपने असीमित साधनों के तहत पुलिस ही पता लगा सकती है। जब करारनामे की एक कॉपी यहाँ हम दोनों के सामने पड़ी है तो इसके लिए सतीश चावला का कत्ल करने का रहीजा को क्या फ़ायदा हुआ? रहीजा ओरिजिनल और कॉपी की एक ही जगह से बरामदी की उम्मीद कर रहा होगा। कत्ल के बाद ही उसे मालूम हुआ होगा कि जहाँ ओरिजिनल थी वहाँ कॉपी नहीं होंगी। दो ही, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। जिक्र तो दो का ही आया, लेकिन तीन भी हो सकती। वो कैसे? एक ओरिजिनल और एक कॉपी तो हुई, क्योंकि ये स्थापित है कि ओरिजिनल रहीजा के पास थे, होनी भी उसी के पास चाहिए थी, क्योंकि करारनामा उसके लिए बना डॉक्यूमेंट था। एक कॉपी वकील के पास बराबर थी, क्योंकि चावला ने उसे उसके ऑफिस से चुराया था। तीसरी के वजूद की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि रिकॉर्ड के तौर पर, दस्तूर के तौर पर करारनामे के हस्ताक्षरकर्ता के पास भी तो कॉपी होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। इससे तो ऐसा जान पड़ता है कि कत्ल के बाद मकतूल के फ्लैट से कातिल के हाथ ओरिजिनल, जो पता नहीं कैसे उसके कब्जे से निकलकर मकतूल चावला के पास पहुंच गई थी, और एक कॉपी जो कि चावला की अपनी थी लगी। जो कॉपी वो वर्कशॉप में छुपाया था और जो वहाँ से तुमने बरामद की वो थी जो उसने वकील के ऑफिस से चुराई थी। हो सकता है, लेकिन ये अभी स्थापित नहीं है कि कत्ल के बाद कातिल के हाथ कुछ लगा था। नहीं लगा तो इस तहरीर की ओरिजिनल अभी भी गायब है। कॉपी एक और थी तो वो भी गायब है। कहाँ होंगे वो दोनों कागज, खास तौर से ओरिजिनल? क्या पता। चावला की बीवी के बारे में क्या ख्याल है? हो सकता है, लेकिन वो उसका क्या करे? वो कागज पेश करना तो बतौर वारिस रहीजा की 60 लाख की देनदारी कबूल करना होगा। इतनी नादार वो नहीं हो सकती कि ना जानती होगी अगर बतौर वारिस उसने पेट्रोल पंप का मालिक बनना था तो उस कागज़ को तो रात भी बरामद नहीं होनी चाहिए। नष्ट कर चुकी होगी या ऐसी जगह गर्क कर चुकी होगी जहाँ से वो किसी को ढूंढने ना दे।
इंस्पेक्टर ने लंबी हुंकार बोली। मैं इस औरत से बात करूं? अब तुम जली हुई लाश की बात करें। क्या बात करूं? कैसे खबर ले? किससे खबर ले? कोई कहानी सुनाने की कोशिश मत करना, समझे? समझा। रहेजा की बीवी से लगे। क्या? जी हाँ। उसने वो बात तुम्हें क्यों बता? मेरे ख्याल से स्टोरी के तहत बताई कि एक ही शख्स के दो दुश्मन दोस्त होते हैं। उस एक बात की जानकारी से कई बातों का खुलासा हुआ, कई बातों का आपस में रिश्ता पैदा हुआ। मसलन जो आदमी संजय चपोर मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस के मेरे सीट में जान से गया था, सूरत ठीक से न देखी होने के बावजूद मुझे सूझा कि वही वो शख्स था जिसे मैंने पेट्रोल पंप के टॉयलेट में कत्ल करते देखा था। क्यों सूझा? क्योंकि वो हाथ में जो अंगूठी पहने था उसकी सेटिंग में से नग गायब। क्यों गायब था? क्योंकि लूज Jesus thanked the first of the back then. This the next one. लूज होने की वजह से टॉयलेट के तौलिए के लूप में तब गिर गया था जब वो हाथ पहुंच रहा था। मकतूल की लाश टॉयलेट से गायब हो गई थी। रहेजा की बीवी के सुनंदा के बताए मुझे मालूम हुआ कि कहाँ गायब हुई थी और किसकी थी। लिहाजा कातिल संजय चपोर का और मकतूल जगन तिवारी का, जो कि पंप का भूतपूर्व मालिक था, दोनों का संबंध रहेजा से था। जगन तिवारी का कत्ल क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात में कोई दो राय मुमकिन नहीं कि रहेजा के हुक्म पर हुआ। कातिल चपोर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि वैसे ही मरा जैसा कि मैंने बयान किया था, दुर्घटनावश। हाँ, अब आप बताइए इन बातों से कहाँ कोई वास्ता सुनंदा का जान पड़ता है जो कि वो अपने पति का कत्ल करती। अच्छी वकालत की उस औरत। तुम्हारी बातों पर जाऊँ तो एक मर्डर सस्ते घट गया, जो कि देखा जाए तो अच्छा ही हुआ जनाब। यू वाई मेथड ऑफ इन्फ्लेमेशन भी तो कातिल तक पहुंचा जा सकता है, इलिमिनेशन भी तो कातिल तक पहुंचा जा सकता है। और क्या बोली वो औरत? और तो कुछ ना बोली। कोई ऐसा हिंट ना दिया जिससे ये जान पड़ता है कि तुम्हारे पर गोली किसने चलाई थी। उस सिलसिले में सुनंदा का नाम लेना फिर उस पर पुलिस का फोकस बनाना होता, जो कि विकास नहीं चाहता था ना, इसलिए बोला। तो अब मुझे इजाज़त है, लेकिन उस काम के लिए जो तुम्हें समझाया गया, समझे? हाँ। कुछ मालूम हो तो फौरन रिपोर्ट करने के लिए, ये भी समझे? हाँ। अब जा सकते हो। नहीं, ठहरो अभी। अब क्या हुआ जनाब? अब वार में इश्तेहार दिया, वो भूल गए? टाइम ना लगा, जेब कट गई? जरूरी ना समझा? क्या बोला? आज कातिल आपके कब्जे में होगा। दोनों कत्लों का? हाँ। बड़े दावे के साथ कह रहे हो? हाँ। ना हुआ तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, ठग की, कॉनमैन की। चलिए ऐसे ही सही, जाओ। विकास उसका अभिवादन करके वहाँ से बिता हुआ। सोमवार, आखिरी दिन। विकास सुबह 10:15 बजे लिंक रोड पहुंचा। रहेजा प्रॉपर्टीज का ऑफिस खुला था और रिसेप्शन पर सेक्रेटरी देविका दत्ता मौजूद थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑफिस खुला होगा, वो बोला। सोचा तो था मैंने इस बाबत, वो उदास सर में बोली। फिर सोचा बहुत फ़ोन आएंगे, बहुत लोगों को ट्रेजिडी की बाबत खबर करना होगा, इसलिए खोला। हाँ। ऑफिस हमेशा तुम ही खोलती हो? हाँ। रहेजा साहब की बाबत खबर कैसे लगी? पुलिस से लगी। कल क्लोजिंग टाइम से थोड़ी देर पहले यहाँ उनका फ़ोन आया। हुक्म हुआ उनके पहुँचने तक मैं कहीं न जाऊँ। 6:30 बजे पहुँचे तब खबर लगी। उन्होंने फ़ोन पर कुछ ना बताया ना? तुमने क्या समझा? क्या समझना था? पुलिस का यहाँ आना कोई नई बात तो थी नहीं। आई सी, लेकिन इस बार पुलिस जुदा वजह से आई थी। रहेजा साहब का काम हो गया था, सबके छक्के छूट गए होंगे। हाँ, अफसोस हुआ। ना होता, मेरा एम्प्लॉयर मर गया, मैं बैठे बैठाए बेरोजगार हो गई, अफसोस भी ना होता। ठीक, आज के मातमी माहौल में काफ़ी की गुंजाइश तो होगी नहीं। चपरासी बना रहा, बोलती हूँ डबल बनाए। वो उठकर बाजू के दरवाजे के पीछे गई, उल्टे पाँव वापस लौटी। यहाँ चपरासी भी है? विकास बोला। कल तो दिखाई दिया नहीं था, कहीं काम से गया था। और स्टाफ की क्या पोजीशन है? कई फील्ड वर्कर हैं, आते जाते रहते हैं। तभी चपरासी कॉफ़ी लाया। कॉफ़ी सर्व करके वो ऑफिस से बाहर कहीं चला गया। मुझे अखबार से पता लगा, वो बोली कि वारदात के वक्त तुम जॉर्ज टाउन में थे, लाश तुमने बरामद की थी। बरामद मैंने नहीं की थी, अलबत्ता बरामदी के वक्त मैं वहाँ मौजूद था। वो यहाँ कैसे आए? कल मैंने बोला तो था मैं किस फिराक में था। दोस्ती की राह पर अगला कदम बढ़ाने आया हूँ। मजाक मत करो प्लीज़, मैं मजाक के मूड में नहीं। सॉरी, कुछ पूछने आया। क्या? इतना बड़ा वाक़या हो गया, तुम्हारे एम्प्लॉयर की बीवी की कोई खबर नहीं? तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि वो कहाँ हो? उसने इनकार में सिर हिलाया। ये मालूम है कि गायब है। गायब का तो कुछ और ही मतलब होता है। ये मालूम है कि कहीं गई हुई है, कल सुबह से कोठी पर नहीं है। कैसे मालूम है? पुलिस के यहाँ से चले जाने के बाद मैं जॉर्ज टाउन गई थी।
सुजाता से मालूम हुआ था। सुजाता मेड? वो हाँ मेड, सुजाता नाम भूल गया था। बाय द वे मेड का बयान मैंने भी सुना था। उसका कहना था कि रहेजा की लाश की बरामदी से थोड़ी ही देर पहले बीवी कोठी से एक बैग के साथ किसी नामालूम जगह के लिए रवाना हुई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस को कत्ल का शक उस पर भी है। ओ नो, हस्बैंड को शूट करके खिसक गई। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कातिल। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, पुलिस ने सोचा। मैंने तो खाली पुलिस की सोच को दोहराया। वो खामोश रही। रात को ना लौटने के इरादे से कोई घर से आए जाए लेकिन किसी को खबर करके ना जाए, ये अजीब बात नहीं? तुम्हें क्या पता उसने किसी को खबर नहीं की थी? मेड कहती है। क्या कहती है? यही ना कि मैडम ने उसे कुछ ना बोला। क्यों बोलना था उसे, एक मेड को? क्या कहना चाहती है? जो बोलना होगा वो उसने रहेजा साहब को बोला होगा, जिससे कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती। तुम फिर इस बात को हवा दे रहे हो कि सुनंदा कत्ल के बाद वहां से गई। पुलिस पुलिस हवा दे रही है। पुलिस को भी ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। पुलिस पुलिस है, उन्हें कौन रोक सकता है? ये भी ठीक है। वो कहीं जा छुपने की नीयत से घर छोड़ के गई तो हस्बैंड को क्यों बोल के जाएगी? इस वजह से गई तो किसी को भी क्यों बोल के जाएगी? औरत है, आदतन किसी से जिक्र कर सकती है। किससे? मतलब तुमसे? नो चांस, मेरे उसके ऐसे ताल्लुकात नहीं। तो कोई खास सखी सखा? मुझे इस बाबत कोई जानकारी नहीं। पुलिस को भी मेरा यही जवाब था। उन्होंने भी इस बाबत पूछा था? हाँ, लिहाजा उनके जहन में भी कि उसके किसी खासुल खास को उसकी खबर हो सकती है शायद। चलो सीधे से तुम्हें ना मालूम सही कि वो कहाँ गई हो सकती है, लेकिन एक दूसरे तरीके से अंदाज़ा तो हो सकता है। कौन से दूसरे तरीके से? प्रॉपर्टी का धंधा करने वाले शख्स के पोजीशन में कई प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। फ़ायदे का डील दिखाई दे तो क्लाइंट को खरीदवाने की जगह कई बार प्रॉपर्टी डीलर्स खुद खरीद कर रख लेते हैं और बाद में मुनासिब वक्त आने पर भारी मुनाफे में बेचते हैं। तो मरने वाले की सेक्रेटरी हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ऐसे हर डील की खबर होगी। नहीं है तो ऑफिस के रिकॉर्ड से मालूम कर सकती हो। अब किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचो जिसे बीवी ने अपनी खुफिया रिहाइश के लिए चुना हो। मैं रहेजा साहब की ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानती हूँ, इसलिए ये भी जानती हूँ कि उनमें से रहने लायक कोई नहीं है। एकाएक पहुँच कर रहने लगने लायक तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। लेकिन क्या लेकिन? रहेजा साहब की मिल्कियत एक जुदा किस्म की ऐसी जगह है जिसे खड़े पैर रिहाइश बना जा सकता है। जुदा किस्म की? हाँ, ऐसी कौन सी जगह? याट। यॉट? हाँ, रहेजा साहब 3 स्टेट रूम्स वाले एक यॉट के मालिक हैं, मतलब थे, जो उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते खरीदा था। इसलिए अभी तो उसकी किसी को खबर नहीं। वो यॉट सुनंदा रहेजा का हाइड आउट हो सकता है? मतलब हाइड आउट, खुफिया ठिकाना, छुप के रहने की जगह। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो उसका जिक्र किया। कहाँ खड़ा है वो यॉट? राजनगर में? नहीं, यहाँ से तो काफ़ी दूर। कहाँ? नूरपुर? इतनी दूर? डील के वक्त वहीं खड़ा था। यहाँ लाने का रहेजा साहब को टाइम ही नहीं मिला। नाम क्या है? सीगल। लेकिन रहेजा साहब कहते थे तब्दील करेंगे, बीवी के नाम पर रखेंगे। सुनंदा? हाँ। बीवी को इस बात की खबर है? हाँ। फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि उसे यॉट की बाबत कुछ ना मालूम। नहीं हो सकता, तभी तो बोला कि वो कहीं हो सकती है तो वहीं हो सकती है। ठीक, इसलिए बोलती हूँ कि वो रहेजा साहब की कातिल नहीं हो सकती। क्यों भला? अरे मर्द औरत का इतना रुतबा बुलंद करे, इतना आदर मान दे तो औरत आदर मान का बदला उसका खून करके चुकाएगी। औरत का मिजाज मौसम की तरह होता है, चुटकियों में बदलता है। फिर भी मुझे यकीन नहीं कि सुनंदा ने साहब का कत्ल किया होगा। मैं तुम्हारे यकीन की, तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। विकास उठ खड़ा हो। कॉफ़ी का शुक्रिया। उसने सहमति में सिर हिलाकर शुक्रिया कबूल किया। नूरपुर तटवर्ती इलाके का एक छोटा सा कस्बा था जो सड़क के रास्ते 3-3.25 घंटे की ड्राइव के फासले पर था। वहाँ लोकल यॉट क्लब और आगे पायर के साथ लगे खड़े यॉट्स में से सीगल को तलाशने में उसे कोई खास दिक्कत पेश न आई। उसने यॉट पर कदम रखा तो पाया कि डेक सुनसान पड़ा था और इंजन रूम में भी कोई नहीं था। वो नीचे को जाती सीढ़ियों के दाहिने पर पहुंचा और नीचे की ओर मुंह करके उच्च स्वर में बोला, हेलो, कोई है? सीढ़ियों के निचले सिरे पर राहदारी में वो प्रकट। वो स्नैक्स और कॉलर वाली मर्दाना शर्ट पहनी थी। उसके बाल खुले थे। उसके एक हाथ में सफ़ेद तरल पदार्थ से 3/4 भरा एक गिलास था और दूसरे में एक पेपर पैक नॉवेल था। नमस्ते, विकास मधुर स्वर में बोला। तुम? सुनंदा के मुंह से हैरानी भरी सिसकारी निकली। कैसी हो? यहाँ कैसे पहुँच गए? बताता हूँ। तुम ऊपर आती हो या मैं नीचे आऊँ? आती हूँ। जब वह ऊपर डेस्क पर पहुंची तो उसके हाथ में न जाम था न किताब। किताब की खैरियत थी, लेकिन जाम की गैर हाजिरी से लगता था उसकी मेहमान नवाजी की कोई मंशा नहीं थी। उसके इशारे पर दोनों डेस्क पर लगी एक टेबल पर आमने सामने बैठे। कैसे जाना? फिर उसने सवाल किया। क्या कि मैं यहाँ हूँ? रिलैक्स करने के लिए बढ़िया जगह, तफरी के लिए भी। हाँ,
लेकिन बदकिस्मती से चलाना नहीं जानती, हैंडल करना नहीं जानती, वरना पायर पर होने की जगह बीच समुद्र में कहीं लंगर डाले होती, परे भी दुनिया से दूर, परे भी दुनिया वालों से दूर। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। क्या यही कि तुम्हें यॉट चलाना नहीं आता, वरना मैं कहाँ ढूंढ पाया होता तुझे, यहाँ भी कैसे ढूंढा। कोई खास दिक्कत पेश ना आई, सिर्फ तुम्हारी बातों को याद किया। पिछली मुलाकात में तुमने कहा था कि तुम्हारा कहीं निकल लेने का इरादा था, जहाँ की कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ कोई करीबी ना पहुँच सकता हो। फिर तुम्हारी मेट सुजाता से पता लगा कि तुम मिनिमम सामान के साथ सिर्फ एक बैग के साथ घर से निकली थी, लिहाजा किसी फर्निश जगह पर मुकाम पाने वाली थी, जो कि कोई होटल नहीं हो सकता, क्योंकि होटल को तो ऐसी जगह नहीं माना जा सकता था जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई करीबी ना पहुँच सकता हो। फिर तुम्हारे हस्बैंड की हालिया खरीद यॉट की खबर लगी, बाकी तो बस लेगवर्क ही था। अपने लिए करियर ठीक चुना तुम तो बने बनाए पीडी हो। थैंक यू। एकाएक चली गई, चली आई। मैं एकाएक ही करूँ तो कुछ होता है, वरना बैठ जाती। अच्छा हाँ, अब बोलो क्यों आए। तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? यही कि मैं क्यों आया। नहीं, मुझे पीडी तस्लीम करने के बाद भी नहीं मालूम। ओह, तो तुम्हारी विजिट का रिश्ता मेरे हस्बैंड के अंजाम से है। हाँ, कैसे खबर लगी? रेडियो में सुनी कल शाम, आज अभी थोड़ी देर पहले, जबकि इत्तेफाक से रेडियो ऑन किया। आई सी। खबर सुनते ही अपने आप से चीयर्स बोला? नहीं। गम गलत करने के लिए जाम का सहारा लिया? गम किसे है? नहीं है? कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो नहीं दे रहा। होता तो थाड़े मार मार कर रोती मिलती, भारतीय स्त्री की तरह। जाने वाले के साथ जाने की दुहाई देती। जाने वाले को तुम्ही ने तो नहीं भेजा? क्या मतलब? मतलब तुम्हें मालूम है। अगर तुम मुझे कातिल समझ रहे हो तो ये ख्याल अपने मन से निकाल, मैं उसे अपने पीछे सही सलामत छोड़ के आई थी। तुम्हारे ख्याल से कत्ल किसने किया होगा, इस बाबत मेरा कोई ख्याल नहीं। फिर भी कोई नाम जहन में आता है तो वो उसका वकील अरुण निझावन है। उन दोनों का आपस में बहुत कुछ साझा था, सीक्रेटली भी और पब्लिकली भी। हो सकता है कि कहीं ठन गई है जिसका नतीजा कत्ल हो। एडवोकेट निझावन तुम्हारे हस्बैंड के हर बिजनेस में पार्टनर था? नहीं, हर बिजनेस में तो नहीं था। सच पूछे तो उन दोनों की पार्टनरशिप जनरल नहीं थी, डील टू डील थी। ऐसा क्यों? मेरा हस्बैंड इन मामलों में किसी से भीगता नहीं था, अकेला चल हो रहा था। तो फिर डील टू डील पार्टनरशिप भी किस लिए? कोई मजबूरी होगी, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा डील पेश आ जाता होगा जिसमें उसे निझावन से जुगलबंदी ज़रूरी जान पड़ती होगी। आई सी। उसके निजाला गांव वाले प्रोजेक्ट में निझावन पार्टनर था? उसमें तो शायद था, लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकती। चाहो तो तुम्हारे लिए शोभना से पता कर सकती। शोभना कौन? निझावन की बीवी। वो बताएगी? क्यों नहीं बताएगी, मेरी फ्रेंड है। ऐसी किसी बात का जवाब उसे उसके हस्बैंड को कत्ल में लपेटता लगेगा तो बताएगी। वो सोचने लगी। तुम्हारे ख्याल से फिर बोली, निझावन मेरे हस्बैंड का कातिल हो सकता है? हो सकने का क्या है, होने को तो तुम भी हो सकती हो। क्या तुमने अपने पति का कत्ल किया? दूसरी बार तुमने ये इल्ज़ाम मेरे पर लगाया। पहला जवाब भूल गया, उस पर यकीन ना आया, या सोचा कि इस बार मेरा जवाब जुदा हो? बड़ा पेचीदा जवाब दिया। लगता है तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं। चाहता तो हूँ कि हो, सिर्फ चाहते हो। ये जानते बूझते कि मैं वो औरत हूँ जिसने पूरी ईमानदारी से इतनी खतरनाक बात तुम्हारे सामने कबूल की थी कि तुम्हारे पर गोली मैंने चलाई थी। किसी ने तो वो काम किया, किसी के दायरे में कोई भी आता है, इसलिए मैंने किया। And this proves what if तुम कहती हो तुमने नहीं किया, तो नहीं किया। अब छोड़ो वो किस्सा और एक दूसरी बात की तरफ तवज्जो दो, एक दूसरे कत्ल की तरफ तवज्जो दो। तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे हस्बैंड ने सतीश चावला का कत्ल किया हो सकता है? मैं नहीं कह सकती कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी आई पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तुम अपने हस्बैंड के किसी ऐसे डील की बाबत यकीनी तौर पर जानती हो जिसमें अरुण निझावन की शिरकत ना हो? इस बाबत तुम उसकी सेक्रेटरी देविका दत्ता से सवाल करो तो बेहतर होगा। उसे रहेजा प्रॉपर्टीज के हर स्या सफ़ेद की वाकफियत होती है। तुम्हारा हस्बैंड पढ़ा कैसे इस धंधे में? बस पढ़ गया। पहले किसी की शागिर्दी की होगी। उस्ताद कौन है उसका रियल एस्टेट की मार्केट में? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि न जाने क्यों मुझे लगता है कि पुखराज रहेजा खुद इतना काबिल, इतना आला दिमाग शख्स नहीं था कि बड़े बड़े सौदों की बाबत तमाम फैसले खुद कर सकता। इस लिहाज से उसका कोई सोर्स होना चाहिए जिससे उसे रियल एस्टेट के फ़ायदे के सौदों की बाबत टिप मिलती थी। मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती। तुम कुछ मदद नहीं कर रही हो मेरी, कुछ बता नहीं रही हो। तुम सवाल ही ऐसे पूछते हो जिनके जवाबों का मुझे दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि मुझे सवाल पूछने का कोई तजुर्बा नहीं। अब मॉडर्स बन के दिखा रहे हो।
मेरे सवाल इस उम्मीद में बार बार दीवार में सिर मारने जैसे हैं कि कहीं तो दीवार कमज़ोर होगी और भेजा हिलने की जगह दीवार हिलेगी। सिर मारने के लिए दीवार तुमने चुन ली है, इसे भी तो कतरन कामयाबी ही माना जाएगा। कौन सी दीवार कहीं से कमज़ोर है? सिर मारने पर फूट सकती है, ये मालूम होना भी तो कामयाबी की निशानी है। हाँ शायद। अब बराए मेहरबानी तुम मुझे मेरे पर गोली चलाने की असली वजह बताओ। बताई तो थी, बोला तो था कि मैंने समझा था कि तुम मेरे पर जासूसी करने के लिए मेरे हस्बैंड के एंगेज किए कोई जासूस थे। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन इकलौती वजह नहीं। ये वजह छोटी है। इसके मुकाबले में तुम्हारा एक्शन बहुत बड़ा था। तुमने मेरे पर गोली मुझे खौफजदा करने के लिए चलाई, घायल करने के लिए चलाई या मार डालने के लिए चलाई, यह अहम मुद्दा नहीं है। कानूनन अहम मुद्दा यह है कि गोली चलाई और यूं गोली चलाने वाले पर दफ़ा 307 के तहत इरादाए कत्ल का गंभीर चार्ज लगता है। अपने हस्बैंड को ये सिग्नल पहुंचाने के लिए ही तुम्हारे पीछे आदमी लगाने से उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला था। तुम्हारा ये एक्शन चींटी मारने के लिए तोप लाने जैसा था। अब असल वजह बोलो। जाने बिना नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा। तुम्हारी बाह तो मैं मरोड़ने से रहा। असली वजह जाने बिना सवाल तो तुम्हारे जहन से नहीं निकलेगा ना? हाँ, वो तो नहीं निकलेगा। तो सुनो असली वजह। असली वजह यह है कि मुझे यकीन था कि तुमने जानबूझकर संजय चकोर को मारा था, लेकिन अखबारों में पुलिस का बयान साफ छपा था कि अखबारों का क्या है, पुलिस का क्या है, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। जो हुआ था उसकी बाबत मेरा दिल गवाही देता था कि चकोर की मौत मेरे हस्बैंड की और तुम्हारी मिली भगत का नतीजा था। मेरे हस्बैंड के कहने पर तुमने यूं स्टेज सेट की थी कि उसकी जान दुर्घटनावश खुद अपने हाथों गई थी। तुम भूल रही हो कि मैं उसके पास नहीं गया था। कत्ल के इरादे से वो मेरे पास आया था। उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया था और तुम्हें उसकी आमद की बाबत पहले ही खबरदार कर दिया गया था। यही मिली भगत थी, यही उसके खिलाफ साजिश थी जिसके तहत वो जान से गया। तुम तुम प... हाँ हाँ, कहो कहो कि मैं पागल हूँ। पागल तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ओवर टाइम कर रहा है। तुम ख्यालों की दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ रही हो। तुम एक ऐसी बात को अपने तसव्वुर में बिठाए बैठी हो जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। खुद अपनी ही बात को काटती हो, उसके खिलाफ जाती हो। अगर तुम समझती हो कि चपोर एक साजिश के तहत मरा था जिसमें तुम्हारे हस्बैंड के साथ मैं भी शरीक था और तुम चपोर की मौत का बदला लेने के लिए मेरे पर चढ़ दौड़ी थी, तो ये कहने का क्या मतलब कि गोली चलाते वक्त तुमने जानबूझकर निशाना चूक जाने दिया? दूसरे, जब साजिश में दो जने शरीक थे तो दूसरे को क्यों बख्श दिया? तुम ये भी नहीं कह सकती कि दूसरे को ना बख्शा, कि जो कदम तुमने मेरे खिलाफ मंगलवार को उठाया वो दूसरे के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ, पुखराज रहेजा के खिलाफ 5 दिन बाद यानी कि कल उठाया। अगर तुम इतना ही बदले की भावना से धधक रही थी तो पहले हस्बैंड को वैसे शूट क्यों ना किया जैसे कि वो शूट किया गया पाया गया? और 100 बातों की एक बात, चकोर जैसे आदमी से तुम्हारा क्या लेना देना था? क्यों भला तुम उसकी मौत से इस कदर भड़क सकती थी कि खून करने पर उतारू हो सकती थी? मांझाया था, राखी मनवाता था। शटअप। इतनी सी बात पर शटअप? फिर तो रिश्ता साफ साफ है, यार था। तुम्हारा उससे अफेयर था? मेरे हस्बैंड के, वो तमक कर बोली। ऐसे 3 अफेयर मेरा कलेजा फूक चुके थे, जबकि मेरी एक ही मजाल हुई थी। लिहाजा जब मेरे पर गोली चलाई थी तो निशाना जानबूझकर नहीं चूक जाने दिया था। वो इसलिए चूका था क्योंकि गन हैंडल करने का तजुर्बा नहीं था। हाँ, हस्बैंड को कैसे बख्श दिए? दांव ना लगा। जब तक दांव ना लगा तब तक तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया। नहीं तो चकोर की मौत की वजह से मन में जो भड़ास उमड़ी थी वो तुम्हारे पर गोली चलाने के बाद ठंडी पड़ गई थी। जो जुनून सवार हुआ था वो उतर गया था। मेरे पर 2 ही गोलियां क्यों चलाई थी? गन जाम हो गई थी और गोली चली ही नहीं थी। पहली 2 गोलियां चलाते वक्त भी अटक रही थी, जम कर रही थी। क्या पता अनाड़ीपन के अलावा निशाना चूकने की ये भी वजह हो सकता है। हासिल कहाँ से की कहीं से। वही क्यों हासिल की? क्योंकि वही ऑफर हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गन में फ़र्क होता था। बहरहाल मेरी जान तुमने ना बख्शी, ऊपर वाले ने बख्शी। वो खामोश रही। मैं तुम्हारी दिलेरी की दाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे शूट करने की हिम्मत की, बल्कि इसलिए जो किया उसे अपनी ज़ुबानी कबूल किया, वो भी उसी के सामने जिसको मार डालने का मंसूबा था। इसे इकबालिया बयान भी कहते हैं। जो समझती हो ना कि तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता है, खुद साबित नहीं कर सकोगे। मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं होती तो उस पर कल अमल करता, जबकि तुमने पहली बार ये बात अपनी जुबान से निकाली थी। वैसे जानती हो ना कि दिलेरी की एक हद तक की दिलेरी कहलाती है, उसके बाद दिलेरी और मूर्खता में फर्क करना मुश्किल होता है। उसने प्रतिवाद के लिए मुंह खोला, फिर होंठ भींच लिए। तो अपने हस्बैंड के 1 नहीं 2 नहीं 3 अफेयर्स की तुम्हें वाकफियत है। हाँ, 3 की वाकफियत है तो असल में तो हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर तो वो वुमेनाइजर हुआ।
ऐसे शख्स को ये कहते हैं तो हुआ। किसी खास अफेयर की खबर हो? है तो सही, किसके साथ ये नहीं मालूम है। तो क्या मालूम है? ये कि उसके बाल लाली लिए भरे हैं और उसका लिपस्टिक का फेवरेट कलर हल्का बैगनी है। कैसे मालूम? बाल उसके ट्वीट के कोट से लगे देखे, लिपस्टिक जेब में पड़े एक रुमाल पर लगी देखी, और कद खूब लंबा, कमर पतली। ये कैसे जाना? लेडीज जीन्स खरीद कर लाया, ज़रूर गिफ्ट के लिए। बाई चांस कार की डिक्की में पड़ी देखी, उसकी लंबाई से जाना, बेल्ट के साइज से जाना। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो थी कौन। नहीं मालूम। जानने की कोशिश भी ना की। क्या करती? साई की तरह पीछे लग जाती। उसे मालूम पड़ जाता तो जूतियों में दाल बटती। मुकाबला करती। कैसे? साफ साफ इल्ज़ाम लगाती। मैंने दूसरे तरीके से मुकाबला किया। दूसरा तरीका कौन सा? टिट फॉर टैट। उसने चकोरी ढूंढी, तुमने चकोर ढूंढ लिया। हाँ, वही क्यों? बेल करीबी दरख्त से ही लिपटती है। तुम्हारे हस्बैंड के उस खास माशूक का जो कैरिकेचर तुम्हारे जहन में है वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी बुनियाद कमज़ोर है। वो कैसे? कोई फैशनेबल औरत हमेशा एक ही लिपस्टिक नहीं लगाती। बाल लगने का आजकल आम रिवाज है। किसी भी रंग के बाल किसी भी दूसरे रंग के बनाए जा सकते हैं। फिर आजकल विग भी पॉपुलर है, कॉमन है। बाकी रही कद की बात, तो जीन्स की लंबाई से उसका अंदाज़ा भ्रामक हो सकता है। लंबी हो तो पहनने वालियाँ आम नीचे से मोड़ लेती हैं, छोटी हो तो टखने के ऊपर तक आने वाली भी चलती है। नहीं? हाँ। तुम नहीं जानती वो कौन है? यकीनी तौर पर नहीं जानती, तो क्या किसी पर शक भी नहीं? शक क्यों? शायद वो कोई ऐसी औरत हो जो तुम पति पत्नी दोनों की कॉमन फ्रेंडशिप के दायरे में आती हो। वो कोई ऐसी औरत होती तो किसी न किसी से उसका जिक्र किया होता। आखिर दोनों किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी रेस्टोरेंट में, बार में, क्लब में, शॉपिंग मॉल में, मल्टीप्लेक्स में कभी तो कहीं तो देखे गए होते। अगर इसी शहर में विचरने की नादानी करते, कहीं बाहर मिलते होते तो? बाहर कहाँ? कई जगह, मसलन नॉर्थ शोर, झेरी, सुंदरबन वगैरह। या कोई लव नेस्ट? सुनंदा के मुंह से निकला। क्या? वो प्रॉपर्टी डीलर था। क्या पता उसने कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ था। ऐसी प्रॉपर्टी जॉर्ज टाउन से दूर, लिंक रोड से दूर कोई फ्लैट भी हो सकता है जहाँ वो छुपके मिलते हो, जो उनका प्रेम घरौंदा हो सकता है। बल्कि ये बात मुझे ज़्यादा जचती है। किसी आउट ऑफ टाउन मीटिंग प्लेस का आइडिया आने से पहले मुझे यही सूझना चाहिए था। ये बात पुलिस को भी सूझ सकती है। पुलिस अपने असीमित साधनों से किसी फ्लैट का भी पता लगा सकती है, और ऐसे किसी औरत का भी पता लगा सकती है। उसके बाद जानती हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे खिलाफ कत्ल का एक उद्देश्य और खड़ा हो जाएगा। खामा खा? नहीं, खामा खा। पुलिस तुम्हें हसद की मारी औरत करार देगी तो नहीं खामा खा। फिर वो तुम्हारे गले पड़ेंगे। उन्हें क्या पता मैं कहाँ हूँ? ये कोई बड़ी तसल्ली नहीं। तुम हमेशा गायब नहीं रह सकती। दूसरे, यहाँ नूरपुर में खड़े इस यॉट की खबर मुझे लग सकती है तो उन्हें भी लग सकती है। मैंने कत्ल नहीं किया। मुझे तुम्हारी बात पर एतबार है, लेकिन पूछताछ तो फिर भी होती है, हर हाल में होती है। मामला मकतूल की बीवी का हो तो टल नहीं सकती। तो मैं क्या करूँ? बीवी बनो? क्या मतलब? तुम्हें खबर है कि तुम्हारे हस्बैंड का वजूद इस दुनिया से उठ गया, फिर भी तुम यहाँ पिकनिक मना रही हो। पिकनिक नहीं मना रही, नॉवेल पढ़ रही हो, ड्रिंक चिसक रही हो, समुद्र का तनाई का आनंद ले रही हो, रिलैक्स कर रही हो। और पिकनिक क्या होती है? क्या करूँ? छाती पीटती विलाप करती जॉर्ज टाउन पहुँचूँ? एन यही करो। विधवा से यही उम्मीद की जाती है। आज के मॉल में आधी औरतों को अपने खाविंद के मरने का कोई गम, कोई मलाल नहीं होता, लेकिन घी के चिराग कोई नहीं जलाने लगता, चीयर्स कोई नहीं बोलने लगती। गमज़दा होना पड़ता है, मलाल जाहिर करना पड़ता है, मौके के मुताबिक लिबास पहनकर विधवा लगना पड़ता है। वो एक शाट ठिटका। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे पुलिस से आमना सामना होने के ख्याल से दहशत होती है। तुम्हारी बातों से जान पड़ता है कि मैं उनके सामने पड़ी नहीं और उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया नहीं। मैं इस वजह से बचना चाहती हूँ। कोई रास्ता सुझाओ। कोई रास्ता नहीं। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती। मर्डर सस्पेक्ट तुम बराबर समझी जाओगी, और वैसा ही ट्रीटमेंट भी बराबर पाओगी जो पुलिस के हाथों मर्डर सस्पेक्ट पाता है। लेकिन अगर तुम बेगुनाह हो तो डर कैसा? वो मुझे गुनाहगार साबित करके ही मानेंगे। मैंने सुना है पुलिस ऐसा ही करती है, पहले सस्पेक्ट छांटती है, फिर डंडे से कबुलवाती है कि वही मुजरिम है। तुम्हारे पर फिल्मों का असर है। पुलिस हर किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आती। आती है नॉन क्रिमिनल्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनकी क्राइम की कोई केस हिस्ट्री होती है। तुम्हारी है? उसने इनकार में सिर हिलाया। फिर क्यों डरती हो? मैंने तुम पर गोलियां चलाई थी। उस बात की खबर पुलिस को कभी नहीं होगी। मैं उस बात को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। समझ लो कि भूल भी गया। अब तुम भी भूल जाओ, निश्चिंत हो जाओ। कैसे हो सकती हूँ? उस मामले में तो हो ही सकती हूँ, मेरे वादे के बाद। वो दौलतमंद आदमी था, वो कहेंगे मैंने दौलत की खातिर खून से हाथ रंगे। वो बहुत कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना। उनकी ड्यूटी है सस्पेक्ट से सवाल करना, लेकिन सस्पेक्ट को मुजरिम साबित करने में वो हमेशा ही कामयाब नहीं हो जाते। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुमने बस इतना
करना होगा कि ये स्थापित करके दिखाना होगा कि कत्ल के वक्त तुम मौका वारदात से दूर कहीं और थी। बाय द वे कहाँ थी? तुम यकीन नहीं करोगे, बोलो तो सही। सिनेमा हॉल में थी, पिक्चर देख रही थी। ओ नो, क्या हुआ? सबसे कॉमन एलिबाई है ये। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं परेशान थी, इस बात से हिली हुई थी कि मैंने अपने हस्बैंड के और तुम्हारे सामने कुछ ज़्यादा ही मुंह फाड़ दिया था। सुकून हासिल करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं सिनेमा में जा बैठी। कौन से सिनेमा में? मल्टीप्लेक्स की किसी हॉल में, याद नहीं कौन सा था। पिक्चर कौन सी थी? नाम नहीं याद। वहाँ 5 स्क्रीन थी, 5 फिल्म चल रही थी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं मैं जिस हॉल में जाकर बैठी थी उसमें कौन सी फिल्म चल रही थी। शुरू में क्रेडिट से पहले नाम आता है। मैं लेट पहुंची थी, तब तक क्रेडिट्स निकल चुके थे। कास्ट क्या थी? कोई इंग्लिश की फिल्म थी। कास्ट में मैं किसी को नहीं पहचानती थी। इंग्लिश की फिल्म मैं कभी कभार ही देखती हूँ, कल देखी। मुझे पता ही नहीं था कि जिस हॉल की टिकट मुझे मिली थी उसमें इंग्लिश की फिल्म दिखाई जा रही थी। देखा क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया था। इसी वजह से मुझे ऊँग आ गई थी। बढ़िया। वैसे मेरे ख्याल से कोई वॉर फिल्म थी, समुद्र और जहाज ही दिखाए जाते रहे थे। शायद इसी वजह से मुझे यॉट का ख्याल आया था और मुझे यहाँ आना सूझा था। शायद वहाँ बुकिंग ऑफिस पर किसी को तुम्हारी याद हो, या उस ऊशर को तुम्हारी याद हो जिसने तुम्हें तुम्हारी सीट तक पहुँचाया था। शायद, या किसी दर्शक को, वो तो मुमकिन नहीं जान पड़ता। वजह, हॉल तकरीबन खाली पड़ा था। मेरी लाइन में मैं अकेली थी, अगली पिछली लाइनों में भी शायद ही कोई था। आई सी। अब क्या कहते? तुम्हारी एलिबाई कमज़ोर है, किसी को उस पर यकीन नहीं आने वाला, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतरीन कदम यही है कि तुम वापस पहुँचो, फ़ौरन वापस पहुँचो। फ़ौरन किस लिए? मैं कह सकती हूँ मुझे जो हुआ उसकी खबर ही नहीं थी। एक रेडियो ही तो जरिया है खबर लगने का। मैं कह सकती हूँ रेडियो मैंने खोला ही नहीं था। तुम तो यूं कह रही हो जैसे बाकी की सारी ज़िंदगी इस यॉट में गुजार सकती हो। उसने यूं शक्ल बनाई जैसे रोने लगी हो। पुलिस यहाँ पहुँच के रहेगी, वो तुम्हारे साथ यूं पेश आएगी जैसे कि तुम फरार थी। तुम्हारे खिलाफ कितनी बातें हैं, क्या फ़ायदा उसमें एक और का इजाफा करने का? मेरी राय मानो, फ़ौरन वापस लौटो। पुलिस से आमना सामना होने की जाकर तुम पहल करो। मैं अब चलता हूँ। तुम तो किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ? वो व्यग्र भाव से बोली, खास तौर से पुलिस को। तुम ऐसा चाहती हो तो नहीं? मैं नहीं बताऊँगा। मैं चाहती हूँ तो मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। थैंक यू। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम क्या होना है? 1-2 लोगों से मिलूंगा। किससे? एक तो तुम्हारे हस्बैंड के एडवोकेट कम पार्टनर अरुण निजावन से मिलने का इरादा है। दूसरे सतीश चावला की बीवी से मिलूंगा। आलोका से? उसके जिक्र पर ख्याल आया। आलोका लंबी है, छरहरी है, लिपस्टिक में हल्का बैगनी रंग उसका फेवरेट है और उसके घुंघराले बाल सुनहरे हैं। क्या समझे? क्या समझे? मेरे हस्बैंड की स्पेशल मिस्ट्रेस जिसका मैंने जिक्र किया वो हो सकती है। आलोका? आलोका चावला, सतीश चावला की बीवी? हाँ, लेकिन वो कातिल तो नहीं हो सकती। कत्ल के वक्त के आसपास तो वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर निकली हुई थी। मैंने बतौर कातिल उसका नाम नहीं लिया। मैंने अपने हस्बैंड की जिस खास अफेयर का जिक्र किया था, मैंने कहा है कि वो आलोका के साथ हो सकता है, जिसने अभी 5 दिन पहले शादी की थी। अफेयर में औरत की हामी हो तो शादी कोई बहुत बड़ा व्यवधान नहीं होता। ऐसा? हाँ। तुम कहती हो आलोका के बाल सुनहरे और घूंघर वाले, लेकिन मैं तो जब उससे मिला था तो मैंने उसके बाल काले और फुटे से खींची लकीरों से सीधे देखे थे। नहीं नहीं, उसके बाल तो ऐसे हैं कि देखने वाली जलती हैं कि उनके वैसे क्यों ना हुए। क्यों? ऐसे शानदार, ऐसे फैशनेबल, ऐसे स्टाइलिश बालों को उसने काला करवाया और स्ट्रेट करवाए। सच पूछो तो काले और स्ट्रेट बालों में तो वो निरी बहन जी लग रही थी। मिलने जा तो रहे हो, पूछना उससे उसने ऐसा क्यों किया? पूछूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। सुनंदा भी उठी। विकास ने अपलक उसे देखा। क्या देखते हो? वो तनिक नर्वस भाव से बोली। तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। पलके फड़फड़ाती वो मुस्कुराई। जेल की हवा खानी पड़ गई तो बाहर पतझड़ में बदल जाएगी। याद भी नहीं आएगा कि कभी पसीना गुलाब था। तुम्हारे मुंह में खाक। गिरफ्तारी की नौबत अगर आ ही जाए तो मुझे खबर करना, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। विकास ने उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड थमाया। तो मैं, वो बोली, वकील को नहीं? वकील? अरुण निजावन? ख्याल बुरा नहीं, लेकिन शायद ना कर सको। क्यों भला? क्या पता वो तुमसे पहले जेल में हो। विकास ने सतीश चावला के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खुला। चौखट पर आलोका प्रकट हुई। पटाखा आलोका प्रकट हुई। वो घुटनों से ज़रा नीचे तक आने वाली जीन्स और कसी हुई स्कीवी पहनी थी, जिसमें उसका वक्ष और उन्नत लग रहा था। उसके सुनहरी रंगत लिए भूरे बाल कई फनों वाली नागिन की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे। जो औरत पिछले रोज गम की प्रतिमूर्ति लग रही थी, उजड़ा चमन लग रही थी, अब वो ऐसी लग रही थी जैसे डिस्को जाने को तैयार हो। हेलो, विकास खेतपूर्ण स्वर में बोला। मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से रूपनगर से ही गुजर रहा था, इसलिए आइए। उसने उसे पूर्व ड्राइंग रूम में ले जाकर बैठाया।
कुछ और बातें मालूम हुई थी? वो बोला। सोचा कुछ आपको याद आई होंगी, नोट्स कंपेयर करने चला आया। क्या मालूम हुआ? आलोका ने सहज भाव से पूछा। आप पुखराज रईसा से वाकिफ थी? किस हद तक वाकिफ थी? हद से क्या मतलब है आपका? गहरे ताल्लुकात थे। वो कैसे होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि आप औरत हैं, खूबसूरत औरत, खूबसूरत और नौजवान औरत है। औरत के मर्द के साथ गहरे ताल्लुकात कैसे होते हैं ये आपको नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? मिस्टर गुप्ता, आप इंसल्टिंग बातें कर रहे हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, लेकिन ये एक सवाल मेरे जहन में मुतवातर बज रहा है, जिसका जवाब मुझे आपसे ही हासिल हो सकता है, क्योंकि पुखराज रह जाएगी तो चल हो गई। मैं नहीं दे सकती। क्या आप नहीं जानते कि आपके पति का कातिल पकड़ाई में है और अपने किए की सज़ा पाए? बराबर चाहती हूँ। तो इतनी सी बात का जवाब देने से गुरेज क्यों? क्योंकि अपनी इतनी सी बात पर आप यूं पूछ रहे हैं जैसे मेरे पर कोई तोहमत मढ़ रहा है। अगर आपको ऐसा लगा तो मुझे अफसोस है। मैं मिस्टर रईजा को सिर्फ इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की उनसे बिजनेस डीलिंग्स थी, बस। हाल में बुधवार को आपने शादी की थी। शादी के बाद आप अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी। आपका हनीमून जारी रहा, लेकिन पति वापस लौट आया। ऐसा क्यों? उनकी वापसी वक्ती थी, क्योंकि उन्हें यहाँ कोई ज़रूरी काम था। क्या काम था? ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था, न मैंने पूछा था। पति की तब यहाँ मौजूदगी के दौरान, वक्ती मौजूदगी के दौरान, क्या कभी आप भी आई थी? नहीं। श्योर? हाँ। साबित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। न ऐसा करना जरूरी समझती हूँ। मेरे साथ ये जवाब चल सकता है मैडम, लेकिन पुलिस के साथ नहीं चल सकता। पुलिस मेरा बयान ले चुकी है। उन्होंने मेरे से जो जवाब तलबी करनी थी वो कल लोग कर चुके हैं। एक बार बयान एक ही बार होता है। आपकी खामख्याली है, बार बार भी होता है। वो फिर आ जाएंगे, फिर के बाद फिर आ जाएंगे। तब तक आते रहेंगे जब तक जान नहीं लेंगे कि आपके पति का कातिल कौन था, पुखराज रईजा का कातिल कौन था। मेरे पति के कत्ल के साथ आप मिस्टर रईजा के कत्ल की क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों कत्ल एक ही शख्स की करतूत हो सकते हैं। मेरे पति के कत्ल के लिए तो आप किसी काल्पनिक कज़न को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उसका रईजा साहब से क्या वास्ता? शायद हो कोई वास्ता। कत्ल के केस में हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। वो कज़न जिसे आपने काल्पनिक कहा भी एक पहलू है, आप भी एक पहलू हैं। मैं भी? हाँ। मैं कैसे? इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन जानता? कमाल है, मेरी मदद चाहते हो और मेरे सामने बैठकर मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते हो। इरादतन नहीं। आपने पहलुओं की बात की तो इस पहलू का भी जिक्र मुझे करना पड़ा। जो बात गैर मामूली लगती है, आंखों को चुभती है, नामाकूल लगती है, उसका जिक्र तो आता ही है ना। विकास ने अपलक उसे देखा। या नहीं? मुझे मालूम है तुम कहाँ मार कर रहे हो। कहाँ मार कर रहा हूँ? यहाँ तुम्हें कोई सोमवार विधवा नहीं दिखाई दे रही, यहाँ मार कर रहे हो। सच पूछे तो बात तो यही है। उसकी वजह है, और वजह तुम हो। जी? तुम्ही ने कहा था कि मेरी जान को खतरा था। किसकी जान को खतरा था? मकतूल की विधवा की जान को खतरा था। ताजी ताजी विधवा हुई औरत का एक खास हुलिया होता है ना? हाँ। कल आए थे तो दिखाई दिया था। हाँ। फौजी को गोली मारना हो तो उसकी शिनाख्त का जरिया उसकी वर्दी भी बनती है। हाँ। तो समझो कुछ। क्या समझो? जब मेरी जान को खतरा है तो विधवा वाला हुलिया अख्तियार करके मील भर से भी अपनी शिनाख्त को आसान बनाना क्या मुनासिब होगा? ओह, इस वक्त कोई मुझे देखेगा तो समझ लेगा कि मैं मकतूल सतीश चावला की विधवा हूँ। फर्ज करो सड़क के पार से कोई विधवा पर घात लगाए, वो मुझे इमारत से बाहर निकलता देखेगा तो क्या विधवा समझ के गोली मार देगा? मैं उसे फ्लैट की बालकनी में या किसी खिड़की में दिखाई दे जाऊंगी तो क्या वो मेरे पर शूट कर देगा? बहुत दूर की सूझी मैडम। कल तुम इतना सस्पेंस फैला गए, अब मैं लोक लाज की परवाह करूं या अपनी जान की? बोलो। क्या बोलूं? मेरी बोलती तो आपके लॉजिक ने बंद कर दी। जो तुम्हें दिखाई देता है और तुम्हारे अपने लफ्ज़ों में नामाकूल लगता है, उससे क्या तुम ये नतीजा निकाल सकते हो कि मुझे अपने पति से प्यार नहीं था? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत होगी जो शादी के 3 दिन बाद अपने हनीमून विधवा होना चाहती होगी? पति की मौत का मातम, विधवा होने का गम, पोशाक नामाकूल होने से क्या दिलो दिमाग से निकल जाता है? नहीं। मैं अपने पति को दिल से चाहती थी। ता जिंदगी में उनकी मौत के सदमे को नहीं भूल पाऊंगी। शादी पिछले बुधवार की, लेकिन पति पत्नी की तरह रह तो आप एक अरसे से रहे थे। हमारी कुछ मजबूरियां थी। क्या? बल्कि मेरी मजबूरी थी। क्या? एक बात तो ये थी कि मैं पहले से मैरिड। डाइवोर्स फाइनल होने में टाइम लगा। दूसरे, सतीश कहता था कि आज की दुनिया में मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। उसके इन ख्यालातों की वजह से मेरा डाइवोर्स फाइनल हो जाने के बाद भी शादी टलती रही। आखिरी बुधवार को ही। हाँ। विशालगढ़ में। हाँ। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सतीश आज़ाद ख्याल था।
मैं आज़ाद ख्याल थी। अड़ोसी पड़ोसी तो इतने आज़ाद ख्याल नहीं थे जो कि हमें पहले से पति पत्नी समझते थे। उनका भ्रम बनाए रखना ज़रूरी था, लेकिन यह भ्रम बनाए रखना ज़रूरी न समझा कि आप विधवा हैं, क्योंकि जान पर आ बनी खुद तुम्हारी मेहरबानी से। मैंने जो महसूस किया वो बोला। बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छा बोला। मैडम, तमाम कहा सुनी के बाद मेरा सवाल है, आप ये तो चाहती है ना कि कातिल का चेहरा उजागर हो, उसे उसकी किए की सज़ा मिले? हाँ, दिल से चाहती हूँ। तो दिल से इस बाबत कुछ कीजिए भी तो सही। क्या करूँ? कुछ बातों के ऑनेस्ट जवाब दीजिए। जो जवाब मैंने तुम्हें दिए वो डिसऑनेस्ट थे। आइंदा आइंदा कुछ बातों के ऑनेस्ट जवाब दीजिए। पूछो, आप पुखराज रईजा के फ्रेंडशिप सर्कल से वाकिफ़ हैं? नहीं। उसकी बीवी सुनंदा से वाकिफ़ हूँ, लेकिन सिर्फ वाकिफ़ ही हूँ, कोई इंटीमेसी नहीं है। खाली एक बार मिली मैं उससे। यह आपने इस करार के मद्देनज़र कहा कि आप ऑनेस्ट जवाब देंगी। 2 बार। उसने तत्काल संशोधित किया। 2 बार मिली। एक बार पिछले सोमवार रात जबकि वो पति पत्नी दोनों यहाँ आए थे, और दूसरी बार बुधवार दोपहर बाद जबकि उसने वो खामोश हो गई। ओ कम ऑन प्लीज़, आउट विद इट। जबकि उसने करारनामे की ओरिजिनल सतीश को दी थी। यानी कि कल आपने झूठ बोला था कि आपको ओरिजिनल की कोई खोज खबर नहीं थी। हाँ, लेकिन अपनी खातिर नहीं। तो और किसकी खातिर? सुनंदा की खातिर। वो कैसे? उसने करारनामा अपने पति के पास से चोरी किया था। इस बात का उजागर हो जाना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता था। कौन बना था प्रॉब्लम? रहीजा ही तो बना था, जिसके साथ की दगाबाजी हुई थी। मैंने तो कल आते ही आपको बताया था कि रहीजा का कत्ल हो गया था। सुनंदा की छवि तो फिर भी बिगड़ थी। आखिर उसने गलत काम किया था, जो कि उसके पति से विश्वासघात का दर्जा रखता था। इसलिए आपने ओरिजिनल की बाबत कुछ न कहना मुनासिब समझा। हाँ, क्यों किया इतना बड़ा काम सुनंदा ने? बदले में क्या चाहती थी? बदले में वो चाहती थी कि सतीश हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर कहीं चला जाए। बदले में वो चाहती थी कि सतीश हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर कहीं चला जाए। क्यों? वजह उसने कोई नहीं बताई थी। वो यूं चला जाता तो पीछे पेट्रोल पंप का क्या होता? उसको बेचने के लिए वो बाद में कभी चुपचाप लौट सकता था। सुनंदा कहती थी कि लौटने के लिए मुनासिब वक्त की खबर भी वो करेगी। आई सी। उसके अपने पति से, रहीजा से कैसे ताल्लुकात थे? खराब। कितने खराब? नफरत करती थी अपने पति से, इतनी की खून कर सकती थी। ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना मुझे साफ महसूस हुआ था कि नफरत के हवाले वो औरत मिस्टर रहीजा के खिलाफ कोई बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रही थी। सतीश को इस शहर से बाहर रुखसत करना भी उस चाल का भी हिस्सा था। रहीजा को एक बड़ी रकम के नुकसान का झटका देना भी तो कम बड़ी चाल नहीं। आपके पति का पेट्रोल पंप को बेचकर रकम खड़ी करने का दांव कभी भी लगता। करारनामे की गैर हाजिरी में रहीजा का नुकसान तो हो भी चुका था। वो तो है। रहीजा का ये नुकसान अपने आप में कत्ल का उद्देश्य है। क्या उसने आपके पति का कत्ल किया हो सकता है? किसी कज़न के कातिल होने की बाबत ख्याल बदल गई। जवाब दीजिए। कह नहीं सकती। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है, कह नहीं सकता। खुद अपने बारे में क्या कहती है तुम? उसने घूरकर विकास को देखा। पूछ रहे हो कि क्या मैं अपने पति की कातिल हूँ? हाँ। मिस्टर, शेम ऑन यू। ये जवाब नहीं है, जवाब ही है। अब तुम मेरे पर मिस्टर रहीजा के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाओ ताकि मैं उसका भी जवाब दूँ। मुझे उस जवाब का अंदाज़ा है। क्या अंदाज़ा है? आप कहेंगे मिस्टर डबल शेम ऑन यू। मैं एन यही कहूँगी। इसलिए तो आपकी राय पर अमल नहीं कर रहा, वो सवाल पूछ नहीं रहा। वो औरत उदिता अटवाल जो उस कत्ल के वक्त तुम्हारे साथ थी, क्या वो मिस्टर रहीजा की कातिल हो सकती है? आप उसके बारे में कैसे जानती हैं? अखबार में पढ़ा, उसी में छपा था कि स्टडी में पड़ी मिस्टर रहीजा की लाश उसने बरामद की थी। अच्छा, छपा है ऐसा? हाँ। उसने, यानी कि उदिता अटवाल ने? हाँ। कहाँ है अखबार? ज़रा दिखाइए तो। यहाँ नहीं है। सुबह जब मैं मिल्क बूथ से दूध लेने गई थी तो वहाँ किसी के पास देखा था। वहाँ मैंने अखबार में वो हौलनाक खबर पढ़ी थी। यहाँ अखबार नहीं आता? नहीं, यहाँ नहीं आता। आई सी। तुम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मिस्टर रहीजा को खरीद के काबिल प्रॉपर्टी की टिप कौन देता था। तुम्हें कैसे मालूम? विकास हैरानी से बोला। सुनंदा ने बताया। कब? वो यहाँ आई थी? आई नहीं थी, फ़ोन किया था। ऐसे वो अक्सर फ़ोन करती है? नहीं, कभी भी नहीं करती। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी जबकि मैंने उसकी कॉल रिसीव की थी। बहरहाल फ़ोन पर उसने आपको ये बात बताई थी? हाँ। तुम क्यों ऐसे किसी शख्स की बाबत पूछ रहे थे? क्योंकि वो शख्स भी कातिल हो सकता है। तुमने सवाल गलत जने से किया। ऐसा? हाँ, ये सवाल तुम्हें उदिता से करना चाहिए था, जो कि एक संसद सदस्य की एक नेता की बीवी है। किसी इलाके की कोई खास प्रस्तावित डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत आती है, और ऐसी पॉलिसीज़ की किसी एमपी से बेहतर जानकारी किसे हो सकती है? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जानकारी नहीं भी हो सकती। नहीं हो सकती तो हासिल की जा सकती है। क्या मुश्किल है?
कोई मुश्किल नहीं। अब सोचो, क्यों भला मिस्टर रहेजा को खरीद के काबिल प्रॉपर्टीज की बाबत टिप्स उदिता से हासिल होती नहीं हो सकती? मेरे को तो ये भी मालूम नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तुम्हें ना मालूम होने से क्या होता है? ठीक। अब जबकि तुम ये कह के हटे हो कि मिस्टर रहेजा को वो टिप्स देने वाला शख्स भी कातिल हो सकता है, तो बोलो उदिता के बारे में क्या कहते हो? इस सिलसिले में विकास सावधान भरे स्वर में बोला, पुलिस की निगाह करम तो है और सही उसी पर। मैंने सवाल पुलिस से नहीं किया, तुमसे किया है। निजाला के इलाके में वाक़या होने वाला, विकास पूर्व सावधान स्वर में बोला, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन से करोड़ों के बारे न्यारे मुमकिन है। ऐसे माल पर कोई ऐसा एमपी भी घात लगा सकता है जो कि खुद खुला खेल नहीं खेल सकता, लेकिन किसी दूसरे को यानी पुखराज रहेजा जैसे को आगे कर सकता है। पुखराज रहेजा का एक घुटा हुआ प्रॉपर्टी डीलर और कांया शख्स था। ऐसे शख्स से डबल क्रॉस की हमेशा ही उम्मीद की जा सकती है, और डबल क्रॉस का नतीजा खून खराबे से निकलना कोई बड़ी बात नहीं। अभी जानते हो तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? पत्नी की हिमायत करने के लिए, उस पर से फोकस हटाने के लिए पति को बतौर कातिल प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। तुम्हारा बीवी से अफेयर है? बीवी से? कौन सी बीवी से? लिहाजा कई बीवियों से अफेयर है। आप किस बीवी की बात कर रही हैं? मैं उदिता की बात कर रही हूँ। बतौर कातिल उसके नाम पर गौर करने को तुम तैयार नहीं दिखाई देते, तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। ऐसी एक वजह मैंने बयान की है। ये बात नहीं है तो क्या बात है? मैं उसकी कल्पना बतौर कातिल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए तुम्हारे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कातिल निकली तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। क्या? पटी पटाई माशूक हाथ से निकल जाएगी? क्या बात करती हैं? ऐसा कहीं होता है? होता ही है। आप भी कमाल की हैं, बात को यहाँ कहाँ से कहाँ मोड़ दिया। मैं यहाँ पे दरियाफ्त करने आया था कि पुखराज रहेजा से आपके कैसे ताल्लुकात थे, अपने हस्बैंड से आपको कितनी मोहब्बत थी, और क्या आप दोनों में से किसी की या दोनों की कातिल हो सकती थी। वो बात तो मुझे याद ही नहीं आ रही कि कब पटरी से उतर गई और कब ये नई कहानी शुरू हो गई। अब मेरे बारे में तुम्हारा फाइनल डायग्नोसिस क्या है? कैसे होगा? डायग्नोसिस के लिए दरकार पड़ताल का मौका तो मुझे मिला ही नहीं। क्या कसर रह गई है? जो रह गई है वो पूरी कर लो। अब क्या फ़ायदा? अब तो आप खबरदार हो गई। अब तो मरीज अपने डॉक्टर से तथ्य छुपाने लग जाएगा और डॉक्टर के डायग्नोसिस को गलत कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका? ये कि मुझे धोखे से फंसाना चाहते थे, मुझे मुगालते में रखकर मेरे से कोई गलत बयानी कराना चाहते थे, अपनी माशूक को बचाने के लिए किसी बली के बकरे की तलाश में निकले हो। कैसी बातें करती हैं? सच्ची बातें करती हूँ। हो कौन तुम? क्या अथॉरिटी है तुम्हारी? तुम्हारे जैसे शख्स की हर बात का मोटिवेटेड हो सकती है, लेकिन है नहीं। तुम इस बात से इनकार करते हो कि बतौर मर्डर सस्पेक्ट तुम्हारी निगाह मेरे पर है। नहीं, लेकिन उसकी वजह है। क्या वजह है बताओ मुझे। मेरा ख्याल है कि कातिल कोई औरत है। इस ख्याल की वजह? पहली तो यह कि दोनों कत्ल 22 कैलिबर की गन से हुए हैं, जो कि जनाना हथियार माना जाता है। कातिल मर्द होता तो उसने कोई भारी गन इस्तेमाल की होती। दूसरी वजह परफ्यूम है। परफ्यूम? वो परफ्यूम जो सिर्फ औरतें इस्तेमाल करती हैं। मैंने जब यहाँ बेडरूम में आपके हस्बैंड की लाश बरामद की थी तो मुझे हवा में जनाना परफ्यूम की महक साफ महसूस हुई थी। किसी ने मेरे गेस्ट हाउस की स्वीट की तलाशी ली थी तो तब वहाँ भी मुझे वही महक बसी हुई मिली थी। आई सी। इस वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि सब किया धरा किसी औरत का है। उदिता अटवाल के बारे में तुम्हें इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि वो मर्द है, ठीक? छोड़िए, वरना फिर तकरार शुरू हो जाएगी। बाय द वे, हनीमून पर कहाँ गई थी? इस बात का भी कत्ल से रिश्ता है? मालूम नहीं। कोई एतराज़ हो तो मत बताइए। कोई एतराज़ नहीं। हम विश्वनगर गए थे और वहाँ मूनशाइन गेस्ट हाउस में ठहरे थे। और कुछ नहीं। विकास उठ खड़ा हुआ। मैं जो जानना चाहता था वो जान चुका हूँ। वाकई? हाँ। अब आगे क्या प्रोग्राम है? आगे तो कातिल को थामने का ही प्रोग्राम है। ये काम तुम करोगे? हाँ। बड़ा बोल रहे हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्ते। वो फ्लैट से बाहर निकला। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ करते कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर दबे पांव वापस लौटा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने नीचे झुककर की होल से कान लगाया। हेलो। उसे आलोका की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। उदिता। सड़क पर पहुंचकर विकास ने एक पीसीओ बूथ तलाश किया जहां से टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल करके उसमें मूनशाइन गेस्ट हाउस विश्वनगर की एंट्री तलाश की। जिस पेज पर वो एंट्री थी उसके निचले भाग पर गेस्ट हाउस का विज्ञापन छपा हुआ था, जिसमें मोटे अंकों में उसका फ़ोन नंबर भी दर्ज था। उसने उस नंबर पर कॉल लगाई और जवाब मिलने पर मैनेजर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मैनेजर लाइन पर आया तो वो अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, मैं राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर जिले सिंह बोलता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पुलिस इंक्वायरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अपना गेस्ट रजिस्टर चेक कीजिए और बताइए कि हाल में कब मिस्टर एंड मिसेज सतीश चावला आपके गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। हाँ,
होल्ड करता हूँ। उसे काफ़ी देर होल्ड करना पड़ा। शायद जहाँ मैनेजर था वहीं गेस्ट रजिस्टर नहीं था। आखिरकार आवाज़ आई और उसे वांछित जानकारी नोट करवाई गई। अब ये बताइए कि क्या उन दोनों में से कोई बीच में अपना कॉटेज छोड़कर गया था? ठीक है, थैंक यू। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। वो जाकर अपनी कार में सवार हुआ और नाक की सीध में निपन रोड पहुंचा, जहां उसकी मंजिल गुलमोहर टावर्स पेंटा हाउस अपार्टमेंट ए थी। मेन डोर पर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो रास्ते में ही ठिठक गया। दरवाजा खुला था। उसके पल्ले और चौखट में झिर्री साफ दिखाई दे रही थी। उसने हौले से दरवाजे को धक्का दिया तो वो निशब्द भीतर की तरफ सरकने लगा। दरवाजा इतना सरक चुका था कि वो भीतर दाखिल हो पाता तो उसने हाथ खींच लिया। उसने भीतर नीम अंधेरे अपार्टमेंट में कदम रखा। हेलो, वो उच्च स्वर में बोला। कोई है? कोई जवाब न मिला। एनीबडी होम? जवाब नदारद। कहाँ थी उदिता? फ्लैट यूं खुला क्यों पड़ा था? जरूर किसी की उदिता की लापरवाही का नतीजा था तो दरवाजा उसके पीछे लॉक नहीं हुआ था। उसके लिए उसकी वहां आमद के पीछे के मकसद के लिए बहरहाल वो मुबारक मौका था। वो मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ा, जहां से कि इस बात की तस्दीक हो सकती थी कि उदिता मिडनाइट पैशन नाम का परफ्यूम इस्तेमाल करती थी या नहीं। उस घड़ी उसे नहीं मालूम था कि एक जोड़ी आंखें उसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। वो एक भारी पर्दे की ओट लिए खड़ी थी और बिल्ली जैसी आंखों से विकास को ड्राइंग रूम लांघकर मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ता देख रही थी। मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर विकास ठटका, फिर उसके दरवाजे को ठेलकर धीरे से भीतर दाखिल हुआ। वो बेडरूम इतने ऐश्वर्यशाली ढंग से सजा हुआ था कि किसी फिल्म का सेट जान पड़ता था। सारे फर्श पर वॉल टू वॉल कारपेटिंग थी। खिड़कियों पर टवल, जालीदार और शनील के पर्दे थे और विशाल बेड कोई 8 फुट व्यास का गोल दायरा था। शनील के पर्दे थे और विशाल बेड कोई 8 फुट व्यास का गोल दायरा था, जिस पर एक सफेद सिल्क की चादर थी और सिरानों पर रंग बिरंगी गिलाफ थी। वो उस ऐश्वर्यशाली बेड पर उदिता के नग्न शरीर की कल्पना करने लगा और ये याद करके अपने साथ डंडी मारी गई महसूस करने लगा कि वो औरत उसे वहां लाने की जगह ड्राइंग रूम के सोफे पर उसके साथ अभी सरसरत हुई थी। एक और 3 पल्लों में बटे गोल शीशे वाली एक ड्रेसिंग टेबल थी, जिस पर कुल जहां के कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम दिखाई दे रहे थे। वो उस टेबल पर पहुंचा, उसने परफ्यूम की एक शीशी उठाई और उसका ढक्कन उतारकर उसे सूंघा। वैसे ही उसने बारी बारी हर शीशी का मुआयना किया। एक भी शीशी में वो परफ्यूम मिडनाइट पैशन नहीं था, जिसकी एक शीशी उसकी जेब में मौजूद थी। उदिता के पसंदीदा परफ्यूम में मिडनाइट पैशन का शुमार नहीं था। न जाने क्यों उस रहस्योद्घाटन से उसने बड़ी राहत महसूस की। वो बेडरूम से बाहर निकला। वहां से रुखसत पाने के लिए उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा। नाहक जहमत की एक जनाना आवाज आई। पूछते तो मैं ही बता देती कि मेरी परफ्यूम उदिता की ड्रेसिंग टेबल पर नहीं मिलने वाला था। कौन? विकास हकबकाया सा दाएं बाएं झांकता बोला। बैठ जाओ, पीछे दीवान है उस पर, ताकि मुझे दिखाई देता रहे कि तुम कोई बेजा हरकत नहीं कर रहे हो। कैसी बेजा हरकत? कैसी भी, मेरे हाथ में गन है जिसको इस्तेमाल करने में मुझे कोई हिचक नहीं होने वाली। कौन हो? कहाँ हो? दीवान के बाजू में तिपाही पर पड़ा एक टेबल लैंप है, उसे वहां से उठाओ और अपने पैरों के करीब फर्श पर रखो। चलो जल्दी करो। उसने आदेश का पालन किया। यह सोच के उसका कलेजा फूक रहा था कि एक औरत उसे डिक्टेट कर रही थी जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए कहना मुहाल था कि सच में उसके हाथ में गन थी या ब्लफ खेल रही थी। लैंप का स्विच ऑन करो। उसके लिए उठना पड़ेगा। स्विच बोर्ड करीब ही है, वहां तक जाके वापस लौटो। इतने के अलावा कुछ किया तो गोली। उसने उस आदेश का भी पालन किया। यूं जो रोशनी कमरे में हुई, वो या टेबल लैंप के इर्द गिर्द फर्श पर पड़ रही थी या छत की तरफ पड़ रही थी। उस इंतजाम के तहत उस औरत से रूबरू होने पर भी वो उसकी सूरत न देख पाता। लौटकर उसने बैठने की कोशिश ना की। कौन हो? वो बोला। सामने क्यों नहीं आती हो? सोचो कौन हूं, सूझा नहीं अभी तक? एक फोन करने दो, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नो फोन कॉल। उसका सर कर्कश उठा। नो नथिंग, योर टाइम इज अप। क्यों? क्यों पूछते हो? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारा खेल खत्म तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम खुदा हो, लोगों की तकदीर लिखती हो। तुम्हारे लिए तो हूं, तुम्हारी तो लिखूंगी। जब खेल तुम्हारे हाथ में है तो उसका क्लाइमैक्स तो बताओ, और कुछ नहीं तो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझ कर बताओ। मुझे ये तक नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लिहाजा तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? इस वक्त नहीं मालूम है, लेकिन एक आध दिन में जान जाने वाले थे। सब जान जाने वाले थे। मैं चांस नहीं ले सकती। मैं किसी भी वजह से तुम्हारा एंड डिले करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मेहनत से ईट ईट करके अपने सपनों का महल खड़ा किया है। मैं तुम्हें उसको ढा देने का मौका नहीं दे सकती। इतना तो कंफर्म करो कि मैं बिल्कुल ही अंधेरे में नहीं भटक रहा था। मैं सही राह आखिरकार लग चुका था और उसके सिरे पर पहुंचने वाला था। उसके लिए कोई शाबाशी चाहते हो तो दी,
और बोलो, मेरी फ्रेंड शबनम को गैस से मारने की कोशिश तुमने की थी? हाँ, क्या मुश्किल था? डोर टू डोर सेल्स गर्ल्स आजकल आम बात है। ऐसी मॉडर्न फैशनेबल लड़की पैदा नहीं हुई जो 50% डिस्काउंट पर मिलते ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का प्रलोभन छोड़ सकती हो। तुमने उसकी कॉफ़ी में नींद की गोलियां डाल दी। क्या मुश्किल काम था? वो तुम्हें कॉफ़ी ना ऑफर करती तो मैं कुछ और करती, मसलन खुद ही किसी ठंडे गर्म की मांग कर बैठती। गोली तो मैंने उसे खिला के रहना था। आखिर मैं वहां गई किस लिए थी? बाद में दोबारा भीतर कैसे दाखिल हुई? भीतर का लॉकिंग लीवर एक बार दबाने से लॉक होता है, दूसरी बार दबाने से रिलीज हो जाता है, फिर दबाओ तो लॉक हो जाता है, उसके बाद फिर दबाओ तो फिर रिलीज हो जाता है। दरवाजे पर मुझे रुखसत करने आते वक्त एक बार उसने उसे दबाया, एक बार उसकी आंख बचाकर मैंने दबा दिया, बस इतनी सी बात थी। लौट के आके किचन में गैस ऑन कर दी, और क्या, वो अपने आप ऑन हो गई। शुक्रवार रात को मेरे गेस्ट हाउस के सूट में मेरे पर हमला किसने किया था? कौन मेरी ताक में भीतर छुपा बैठा था? कोई औरत तो नहीं थी मेरी हमलावर। कौन था? राज। राज? राज कौन? तुम्हारे लिए पुखराज, पुखराज रईसा। तुम उसे राज बुलाती हो? हाँ, क्योंकि तुम उसकी माशूक हो। तुम्हारा ठोकू था वो। शट अप। क्यों किया उसने ऐसा? तुम्हें खौफजदा करने के लिए, ताकि तुम्हें अपने काम से काम रखने का सबक मिलता। उस मोटे थुलथुल आदमी ने सोच कैसे लिया था कि वो मेरे से पार पा सकता था? उसके पास लोहे की कीले जड़ा पीतल का मुक्का था। एक हाथ ठीक पड़ जाता तो काम हो जाता तुम्हारा। एक ही बार में खोपड़ी खोल दी, और क्या हाथ ठीक पड़ता? भेजा बाहर ना बिखरा। मेरी कार में बारूद किस लिए लगाया गया था? वो भी मुझे खौफजदा करने के लिए। ठोकू का मुक्का ना चला तो उसे बारूद की छड़ों का आइडिया आया। वो आइडिया मेरा था, और डराने के लिए नहीं, तुम्हें खत्म करने के लिए था। तकदीर वाले हो कि बच गए। वो दोनों थे कौन जिन्होंने कार में बारूद लगाने का काम किया था? वो भी तुम्हारी फैन क्लब के मेंबर थे। मामूली मवाली थे जो मामूली फीस पर वो काम करने को तैयार हो गए थे। फीस क्या? बायोस्कोप खोल दिया था। बकवास बंद। तुम्हें अंदेशा नहीं कि पकड़े जाएंगे तो तुम्हारी पोल खोलेंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, बाहर से बुलाए थे। उस काम के बाद फौरन वापस भेज दिए गए थे। आई सी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मिस्टर विकास गुप्ता। कितनी बार जहन्नुम रसीद होने से बच गए। परसों भी हमारे रास्ते क्रॉस हुए थे। परसों? कब? कहाँ? मुगल बाग में दोपहर को, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ लंच के लिए निकले हुए थे, जब तुम सुनंदा के पीछे भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। तुम्हें क्या मालूम मैं सुनंदा के पीछे था? अंदाजा लगाया। तुम्हारे से जरा पहले वो भी तो वहां से यूं निकली थी जैसे भीतर भूत देख लिया। तुमने उसे भी देखा था? हाँ। हाँ। स्टिलेटो हील वाली लाल सैंडल पहने। हाँ। मुझे तो वो दिखाई दी नहीं थी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट से निकलते ही बगल के शू स्टोर में घुस गई थी। तुम कहाँ थी? मैं सड़क के पार फुटपाथ पर थी। मैंने तुम्हारी तमाम मशक्कत, तमाम भागदौड़ देखी थी। उस घड़ी मेरे पास साइलेंसर वाली गन होती तो मैं सरे रात तुम्हें गोली मार देती। परसों रात मेरे सूट का बुरा हाल भी तुमने किया था। हाँ। किस चीज़ की तलाश थी? करारनामे की तीसरी कॉपी की। बाकी दो थी तुम्हारे कब्जे में। मैं हामी बनूंगी तो तुम समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ता है जबकि तुम मेरी जान लेने पर आमादा हो? ठीक। और पर्दादारी का भी क्या फ़ायदा? ये भी ठीक। उसने भारी पर्दे की ओर से बाहर कदम रखा। विकास को सिर्फ उसका आकार दिखाई दिया। भरी भरी छातियां, पतली कमर, भारी कूले, सूरत जैसे कि अपेक्षित था उसे ना दिखाई दी। कौन? कौन थी? उदिता, एकाएक उसके मुंह से निकला। वो हंसी। अच्छा, फिर बोली, लगती हूँ? लगती तो हो, लेकिन पूछने के अंदाज से जान पड़ता है कि नहीं हूँ। मैं उसकी छोटी बहन हूँ। फैमिली है ही नहीं। माँ बाप कब के मर कब गए। एक छोटी बहन हो जो यहाँ राजनगर में ही रहती है। अगर तुम सच कह रही हो कि तुम उदिता की छोटी बहन हो तो उसके अपार्टमेंट में मेरा खून करने की नादानी किस लिए? तुम यकीनन नहीं चाहोगे कि कत्ल का शक तुम्हारी बहन पर किया जाए। मैं एन यही चाहती हूँ इडियट। वो विश्व वाले सर में बोली। एन यही चाहती हूँ कि तुम्हारे कत्ल का शक उदिता पर हो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए यह कह के उकसाया कि मिस्टर रईजा को प्रॉपर्टी की खरीद के बारे में टिप्स कौन देता था। इस बाबत तुम्हें उदिता से पूछताछ करनी चाहिए थी, और यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया कि तुम यहाँ आते तो दरवाज़ा तो खुला होता, लेकिन उदिता यहाँ ना होती। मैं तुम्हें कहीं और भी शूट कर सकती थी, लेकिन मेरी एडवांटेज इसी में थी कि तुम्हारी कत्ल हुई, और तुम्हारी कत्ल हुई लाश की बरामदी यहाँ से, उदिता के इसी फैंसी अपार्टमेंट से होती। ओह, हमारे यहाँ अमूमन औरत को फांसी की सज़ा नहीं होती, जो कि तुक की बात है। अच्छा। हाँ, इसलिए पहले मैंने उसके कत्ल की कोशिश की। क्या? लेकिन उसकी जगह उसकी मेड रिम्पल मारी गई। क्या कह रही हो? मुझे नहीं मालूम था उसके फैंसी बेडरूम के फैंसी बाथरूम के फैंसी बाथटब में मेड नहा रही थी। मैंने रोशनदान में से एक भीड़ भीतर डाली थी और उसे पोर्टेबल टीवी के इलेक्ट्रिक वायर से उलझाकर टीवी को पानी में गिरा दिया था। खत्म। तौबा। लेकिन अच्छा ही हुआ कि उदिता उस रोज ना मरी, वरना हमें करारनामे के ओरिजिनल कौन देता? और ये कौन बताता कि उसकी एक कॉपी अरुण निजावन के पास उसके ऑफिस में थी?
आई सी। मिस्टर रोमियो, अब तसव्वुर करो, ग्लैमरस मिसेस उदिता अटवाल का जेल की सलाखों के पीछे जहाँ शानदार ड्रेसें ना होंगी, विलायती कॉस्मेटिक्स ना होंगे, फैबुलस हेयर स्टाइल्स ना होंगे, स्टिलेटो हील वाली सैंडल्स ना होंगी, रेशम रेशम जैसे रेशमी अंडरगारमेंट्स ना होंगे, कुछ होगा तो बोरी जैसी जेल की वर्दी होगी, बिखरे रूखे बाल होंगे, उजड़ी सूरत होगी और मुस्तकबिल का गहरा काला अंधेरा होगा। तुम अपनी बहन पर यह जुल्म ढाओगी? वो हंसी। क्यों, अपनी मांझाई से तुम्हें नफरत है? तुम मर्द हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। समझा के देखो, शायद समझ जाऊं। वो 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी सूरत उसे तब भी दिखाई ना दी, लेकिन हाथ की हरकत की वजह से उसमें थमी गन उसे साफ दिखाई दी, जो कि अब उसकी तरफ तनी हुई थी। 22 कैलिबर की खिलौनी सी गन। ये, वो बोला, वही फेमस गन है ना जो पहले 2 कत्लों की वजह बन चुकी है, अब 3 की, मरने के लिए तैयार। तभी एकाएक कोई बड़ी सी चीज हवा में लहराती आई और उसके कंधे से टकराई। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। उस चीख के वेग से उसका जिस्म एक झटके से थोड़ा फिरा। विकास ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों के जिस्म टकराए, एक दूसरे में उलझे। विकास का एक हाथ उसके गन वाले हाथ पर पड़ा, दूसरे हाथ का एक वजनी घूसा उसने उसके मुंह पर रसीद किया। उसका जिस्म पीछे को उल्टा तो वो भी उसके साथ उसको लिए लिए फर्श पर ढेर हो गया। वो तड़पने लगी, हाथ पांव छटकने लगी, खाली हाथ से उसका मुंह नोचने लगी, लेकिन पकड़ गोली लगी बाकी होने के बावजूद उसने उसका गन वाला हाथ ना छोड़ा। तभी युवती ने अपने तीखे दांत उसकी गर्दन में धंसा दिए। वो तड़प गया। उसने खाली हाथ से उसके बाल थामकर उन्हें जोर से झटका दिया तो गर्दन में धंसे दांत वहां से अलग हुए। बाल उसने फिर भी ना छोड़े। वो बालों को थामे थामे उसके सिर को जोर जोर से फर्श से टकराने लगा और तब तक ऐसा करता रहा जब तक उसका जिस्म निश्चेष्ट ना हो गया हो। हाफता हुआ वो उस पर से उठा। तब कहीं जाकर उसे उसकी शक्ल दिखाई दी। वो भौचक्का रह गया। आलोका, आलोका। दरवाजे पर से उदिता ने अंतर्नाद किया। आलोका, हे भगवान, अरे इसे उठाओ। विकास ने उसे उठाकर दीवान पर डाला। उसने टेबल लैंप को भी वापस तिपाही पर रखा। उदिता दीवान के करीब पहुंची। कुछ क्षण वो डबडबाई आंखों से अपनी बहन को देखती रही, फिर हौले से उसके पहलू में दीवान पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों में उसका एक हाथ थाम लिया और कांपती आवाज से बार बार उसका नाम पुकारने लगी। विकास ने खुद जाकर किचन तलाश की, वहां फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाली और लौटकर बोतल उदिता को थमाई। उदिता ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, हौले से सहमति में सिर हिलाया और फिर बहन के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। उसे होश आया। आंखें फाड़ फाड़ कर एक बार उसने अपने आजू बाजू देखा और फिर बड़े यत्न से उठकर बैठी। फिर उसकी निगाह उदिता से मिली। तुम, वो बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उदिता के मुंह से निकला। लगता है अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई हो, या होश में हो लेकिन दिमाग हिल गया है। अरे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? उदिता, आई एम सॉरी, बस मैं और कुछ नहीं कह सकती। कह सकती भी तो क्या कहती? तुमने तो अति कर दी। कुछ कह नहीं सकती हो, विकास शुष्क स्वर में बोला। तो कुछ बता तो सकती हो। ये बताओ, उदिता को पुखराज रईसा से तुमने मिलवाया था? भाड़ में जाओ, तुम बताओ। वो उदिता की तरफ घूमा। इसके जरिए तुम रईसा से मिली थी? हाँ, उदिता बोली। काफी टाइम पहले इसी ने मुझे रईसा से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो फिर बहन की तरफ घूमी। ये क्या किया तूने? क्यों किया? क्यों किया मैंने? आलोका गुस्से से बोली। मेरी रिच विच सिस्टर, मेरी महलों की राजकुमारी, ये तू पूछ रही है? मेरी बहना, मेरा जो बचा वो सब तेरा है। तूने मेरी ज्वेलरी, कोई कीमती पोशाक इस्तेमाल करना चाहिए तो क्या मैंने इनकार किया? नहीं, आलोका विष भरे सर में बोली। दरिया दिली दिखाई। एक आध बार कोई जेवर, कोई पोशाक पहनने देकर हातिम की कब्र पर लात मारी। दया भाव दिखाया जो कोई किसी मंगते के लिए दिखाता है। जैसे देहात में औरतें किसी को घघरी पहनने के लिए देती हैं तो साथ में 10 हिदायत देती हैं। उसके बाद में बोलती है, जरा संभल के बैठ, हर चीज ऐसे दी, तोड़ना देना, मरोड़ना देना, खराब ना कर देना, दाग ना लगा देना, मस्का ना देना। मांगे की चीज क्या अपनी हो जाती है? लौटानी पड़ती है। तू तो अपनी उतरन भी लौटाने की हिदायत के साथ मुझे सौंपती थी। आजे जा गई थी मैं तेरी इन बातों से। जी चाहता था कि मुझे तेरी शक्ल कभी दिखाई ना दे। आज मेरा ये अरमान पूरा हो भी गया होता अगर कि मैंने इसे देखते ही गोली मार दी होती। मैं इस कमीने का गेम न समझी कि ये मेरे पर चपटने का कोई मौका ताड़ निकले मुझे बातों में लगा रहा था। कितनी अच्छी पोजीशन में थी मैं, किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, किसी को मेरे पर कोई शक तक नहीं था। तुम्हारी खाम क्या रही है ये? विकास दबे सर में बोला। खुशफहमी है। क्या क्या बोला? मुझे तो तभी तुम पर शक हो गया था जब मेरी सुनंदा से बात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि चावला की बीवी के जो कि तुम हो बाल घूगर वाले थे और हल्की बुरी रंगत के थे। लेकिन मैं जब पहली बार तुमसे मिला था तो तुम्हारे बाल स्ट्रेट थे और स्याह काले थे। जाहिर था कि काले बाल विक था जो कि तुमने खास मेरी खातिर लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? क्या जरूरत थी? जिस औरत को पहले कभी देखा ही नहीं था
उसको यूं अपना हुलिया तब्दील करने की क्या जरूरत थी? लेकिन जरूरत ये थी कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम दोनों बहनों में जो समानता थी, जो फैमिली रिजेम्बलेंस थी, उसका मुझे एहसास होता। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं? वो खामोश रही। लेकिन दूसरी बार जब मैं बिना खबर किए तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच गया तो तुम्हें पहली बार वाली तब्दीलियां खुद में लाने का मौका ना मिला, और मैंने तुम्हारी वो सूरत देखी जो कि तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। तब फौरन मुझे एहसास हुआ कि वो सूरत देखी वाली थी। क्यों कर देखी वाली थी? क्योंकि वैसी ही सूरत तुम्हारी बहन की थी। उसने उदिता की तरफ देखा, उदिता की थी। फिर जब तुमने बड़ी शिद्दत से मेरे शक की सुई अपनी बहन की तरफ मोड़ने की कोशिश की तो मैं सब कुछ समझ गया। सब कुछ ना भी समझ गया तो तुम्हारा किरदार तो बराबर समझ गया। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, उदिता बोली। अभी सब समझ जाओगी। तुम अपनी बहन से हर वो बात करती थी जो तुम्हारा एमपी पति, नेता पति तुमसे करता था। करती तो थी। ऐसी बातों में यह बात भी शामिल थी कि निजाला गांव के इलाके में आइंदा दिनों में भारी डेवलपमेंट होने वाली थी, क्योंकि उधर रिलायंस का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, और सरकार बदल जाने के बाद उधर रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था उसे सरकार फिर शुरू करवाने जा रही थी। हाँ, ये एक ऐसी खुफिया जानकारी थी जो किसी आम आदमी को नहीं थी, लेकिन पुखराज रईजा को थी, जो कि चुपचाप उधर न्याय सस्ते दामों पर बेतहाशा प्रॉपर्टी खरीदने लग गया था। कैसे थी? क्योंकि वो जानकारी इसने तुम्हारी बहन ने उस तक पहुंचाई। क्यों पहुंचाई? उसी तक क्यों पहुंचाई? क्योंकि ये रईजा की कीप थी। शट अप, आलोका भड़क कर बोली। सॉरी, सखी थी, बिजनेस एसोसिएट थी। तुम्हारे जरिए जो नायाब जानकारी इसे हासिल थी उसे ये खुद कैश नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए दरकार सरमाया इसके पास नहीं था। इसलिए इसने रईजा का दामन थामा। रईजा तो था ही इस धंधे में, उसे फौरन वो बात जच गई, फौरन कबूल हो गई। उस सिलसिले में इसका हासिल क्या था ये तो यही जाने। अलबत्ता इतनी इसके बिना बताए भी मुझे गारंटी है कि इसने बारगेन में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, और डील आखिर इसकी पसंद का ही हुआ होगा। अब अहम तरीन सवाल यह है जो कि मैं इसी से पूछता हूँ। विकास आलोका की तरफ घूमा कि क्यों तुमने अपने हस्बैंड का और पुकरार रईजा का कत्ल किया? बोलो, क्यों किया? क्यों बोलूं? क्योंकि उदिता बोली। मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरी बहना जिस हालत में इस घड़ी तू है उसमें चुप रहना बेमानी है। अभी भी बड़ी बहन का हुक्म ही मानूं? दरख्वास्त, रिक्वेस्ट। ठीक है, सुनो। सुनना ही चाहती हो तो शुरू से सुनो। मेरी शहर पर जमीन की खरीद के सिलसिले में रईजा ने जो अभियान शुरू किया था उसमें यह निहायत जरूरी हो गया था कि वो जमीन उसकी मिल्कियत के दायरे में जरूर आती, जिस पर कि पेट्रोल पंप खड़ा था और जिसका ओरिजिनल ओनर जगन तिवारी नाम का शख्स था। रईजा ने जब उससे बात की तो उसने पंप बेचने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह यह नहीं थी कि वो उसे बेचना नहीं चाहता था, बल्कि यह थी कि रईजा को नहीं बेचना चाहता था। क्यों? रईजा से उसे कोई जाति खुंदक थी। तब मैंने सतीश को जगन तिवारी से मिलवाया और उस पर जाहिर किया कि मेरी सतीश से शादी ही इसलिए रुकी हुई थी कि सतीश का कोई स्टडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जो कि बम की खरीद के बाद बन सकता था। मैंने उसे ये बात ऐसे जज्बाती ढंग से सरकाई कि वो मेरे साथ जज्बाती हो गया और सतीश को बम बेचने को तैयार हो गया। खरीद के लिए? विकास बोला। पैसा रईजा ने दिया। जाहिर है, और कौन देता? पैसा मेरे पास रखा था या सतीश के पास रखा था? ठीक। एक करारनामे के तहत रईजा ने सतीश को पंप खरीदने के लिए दरकार रकम 60 लाख रुपए दी। करारनामा क्या कहता था तुम्हें मालूम ही है। आगे? जगन तिवारी को किसी तरीके से मालूम पड़ गया कि उसके साथ धोखा हुआ था। पंप का मालिक अंत पंत रईजा ही था, जिसकी की जात से उसे नफरत थी। वो सतीश का पैसा उसे लौटाने की और पंप वापस हासिल करने की जिद करने लगा, जो ना कबूल की जाने की सूरत में राजनगर पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिस विंग में जाने की धमकी देने लगा। जहां से इंक्वायरी शुरू होती तो वो सतीश और रईजा दोनों पर भारी पड़ती। सतीश से यह जवाब दे देना बनता कि पंप पर इन्वेस्ट करने के लिए 60 लाख रुपया उसके पास कहां से आया। वो बेनामी की खरीद साबित होता तो रईजा टैक्स इंक्वायरी के लपेटे में आ जाता। इसलिए जगन तिवारी का मुंह बंद करना जरूरी हो गया। हाँ, रईजा के कहने पर सतीश ने पिछले सोमवार को उसे पंप पर बुलाया, जहां रईजा के आदमी संजय चकोर ने उसका कत्ल कर दिया। यहाँ फच्चर यह पड़ा कि तुमने वो कत्ल होता देख लिया। फिर भी ये एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जगन तिवारी के साथ धोखे के बाद और धोखा भी तो हुआ। और धोखा? हाँ, वो क्या? उसकी रकम भी तो हड़पी गई। क्या? रईजा ने सतीश को कहा कि वो आगे जगन तिवारी को कहे कि वो पंप उसे लौटाने को तैयार था। वो लिखा पढ़ी के कागज और अदा की गई पूरी रकम लेकर पंप पर पहुंचे। तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि कत्ल से पहले उससे वो रकम भी चटक ली गई? यही तो किया गया, इसलिए तो कत्ल जरूरी था। ओह, उस वाक्य के बाद ही तो मुझे एहसास हुआ कि सतीश भी कोई कम पहुंचा हुआ नहीं था। घात प्रतिघात के थोड़े बहुत वो गुण उसमें भी थे जो रईजा में बहुतायात में थे। तब मुझे लगा कि उस पर परमानेंट कब्जा बनाकर रखने का वक्त आ गया था। कब्जा? कब्जा कैसे बनाया? एक ही तो तरीका था, शादी कर ली। फिर सुनंदा अपने पति के खिलाफ हो गई। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे हाथों असलियत तो तुम ही जानो, संजय चकोर मारा गया। ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि संजय चकोर सुनंदा का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। सुनंदा उससे पूरी तरह से फिट थी, उस पर जान छिड़कती थी। उसने चकोर की मौत के लिए अपने पति को रहेजा को जिम्मेदार ठहराया और उससे बदला उतारने की ठान ली। कैसे उतारा? शुरुआत उसे माली झटका देकर की। उसने सतीश के करारनामे की ओरिजिनल अपने पति के पास से चुराई और उसे इस शर्त के साथ सतीश को सौंप दिया कि हम लोग शहर छोड़कर किसी नामालूम जगह के लिए कूच कर जाएं। उसने करारनामे की उस एक कॉपी का भी भेद सतीश को दिया जो कि रहेजा के वकील अरुण निजावन के ऑफिस में उपलब्ध थी। एक तीसरी कॉपी शुरू से सतीश के पास थी। वो तीनों दस्तावेज, एक ओरिजिनल और 2 कॉपियां, नष्ट हो जाती तो रहेजा सतीश को कभी अपने 60 लाख रुपए का देनदार साबित न कर पाता। कानूनन सतीश ही पेट्रोल पंप का मालिक माना जाता। ये चोट पहुंचाई उदिता के मुंह से निकला। सुनंदा ने अपने पति को, हाँ, तुम लोग शहर से गायब हो जाने को तैयार हो गए। सुनंदा की वो शर्त थी इसलिए वो नहीं था। उसकी शर्त क्यों थी? मेरे ख्याल से जो कदम उसने चुना था उसकी उसे दहशत भी थी। जरूर वो समझती थी कि अगर सतीश गायब हो जाता तो एक बड़ा बखेड़ा होने से बच सकता था, खून खराबा हो सकता था। क्यों नहीं? रहेजा कैसा आदमी था? ये क्या किसी से छुपा था? ठीक, उसी ने सुझाया था कि कहीं निकल लेने का हमारे पास बहाना भी था। हमारी ताजी ताजी शादी हुई थी, हमारा हनीमून पर जाना स्वाभाविक था, नहीं? हाँ। बहरहाल विकास तनिक उतावले सर में बोला, तुम लोग शहर से गायब हो जाने को तैयार हो गए। मैं ऐसा जरूरी नहीं समझती थी। हम पंप बेचकर यहीं बने रह सकते थे। रहेजा पंप को कभी अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सकता था। वो फौजदारी पर उतर सकता था, उसकी मजाल नहीं हो सकती थी क्योंकि तुम उसकी, खैर जाने दो, तुम अपनी वजह बताओ। हम भी तो उसकी पोल खोल सकते थे कि जगन तिवारी का कत्ल उसने करवाया था और ऐसा इंतजाम भी कर सकते थे कि हमारा मुंह बंद करने के लिए भी वो वैसा ही कोई तरीका अख्तियार न कर पाता। बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में सतीश डर गया था। ऊपर से जो पैसा उसके हाथ लग गया था, यानी कि 60 लाख रुपया जो जगन तिवारी से वापस झटका गया, और 5 लाख रुपया जो उसे बेनामी के पंप का खरीदार बनने की फीस के तौर पर मिला था, वही उसे अपनी औकात से बाहर लग रहा था। लेकिन तुम्हें नहीं। हाँ, मुझे नहीं। पंप की बिक्री से हासिल होने वाली रकम को मैं छोड़ने को तैयार नहीं थी क्योंकि मैंने पहले ही बोला वो सेफ रकम थी। फिर विश्वनगर के मूनशाइन गेस्ट हाउस के कॉटेज की तन्हाई में सतीश को रहेजा का खौफ सताने लगा। डर अपनी जगह होता है, डर का मुकाबला एहतियात से किया जा सकता है, लेकिन वो तो दहशत महसूस करने लगा। सोच सोच के साइकी को उठा कि उसने रहेजा जैसे आदमी को डबल क्रॉस किया था। नतीजतन वापस लौटने की और रहेजा से सुलह की जिद पकड़ने लगा। कहने लगा पैसा भी लौटा देगा, करारनामा भी लौटा देगा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना। मुझे गेस्ट हाउस में छोड़कर वो यहाँ के लिए रवाना हो गया। मैं चुपचाप उसके पीछे लगी। हमारे फ्लैट में एक आखिरी बार मैंने उसे फिर समझाया। उसने तब भी अपनी जिद ना छोड़ी तो वो खामोश हो गई। उदिता का शरीर जोर से कांपा। उसने अपनी बहन की तरफ यूं देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। रहेजा के साथ क्या हुआ? विकास ने पूछा। उसने कई तरीकों से अपनी मौत खुद बुलाई, आलोका बोली। उसने हमारे फ्लैट की निगरानी के लिए अपना एक आदमी लगाया हुआ था जिसने मुझे सतीश को शूट करते तो ना देखा था, लेकिन इतना बराबर भाग गया कि वो काम मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता था। उसने रहेजा को रिपोर्ट दी तो रहेजा को लगा कि वो मुझे ब्लैकमेल करके सब कुछ वापस हासिल कर सकता था। मैंने 50-50 की पेशकश की जो उसने ठुकरा दी। मैंने कहा वो सिर्फ पेट्रोल पंप मेरे पास रहने दे, उसे वो भी कबूल न हुआ। आखिरी पेशकश मैंने ये की कि वो मुझे अपने बिजनेस में नॉमिनल अमाउंट का 10% का पार्टनर बना ले। उसे उस बात पर गौर करना भी गवारा न हुआ। मैंने उस पर गन तानी तो वो हंसने लग गया, मेरी खिल्ली उड़ाने लग गया। बोला, चुहा मार के मैं समझने लगी थी कि मैं शेर भी मार सकती थी। फिर गन मेरे से छीनने की कोशिश की, तब मैं क्या करती? मैंने घोड़ा खींच दिया। 2 कत्लों से आई दिलेरी को अब यहाँ इस्तेमाल करना चाहा। मेरे भी कत्ल का मंसूबा बना लिया। मेरी मजबूरी थी। इससे पहले कि तुम असलियत भाप पाते तो मैं खत्म करना जरूरी था। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले ही भाप चुका था। क्या? कल तुम्हारे फ्लैट में अपने पहले फेरे के दौरान मैंने तुम्हें परफ्यूम की शीशी दिखाई थी, तो शीशी देखते ही बिना उसका लेबल पढ़े, बिना उसको पढ़ के तुमने कह दिया था कि वो बेड-टाइट मेलोडी था, और कहने जा ही रही थी कि वो परफ्यूम तुम्हारा था कि ठिठक गई थी। नॉनसेंस। ये भी नॉनसेंस कि अखबार में उस शख्स का नाम नहीं छपा था जिसने कि रहेजा की लाश बरामद की थी, लेकिन तुमने मुझे साफ कहा था कि लाश उदिता अटवाल ने बरामद की थी। उसे जैसे सांप सूंघ गया। तुम्हारी बहन एमपी की एक बड़े नेता की बीवी है। पुलिस से इस बाबत खास दरख्वास्त की गई थी कि वो इसका नाम अखबार में ना उछाले। वो दरख्वास्त कबूल हुई थी। नाम अखबार में नहीं छपा था। तुमने अखबार देखा ही नहीं था। देखा होता तो ये बात तुम्हें मालूम होती। अखबार पढ़े बिना भी अगर तुम्हें मालूम था कि लाश उदिता ने बरामद की थी तो इसका साफ मतलब है कि तुम मौका वारदात के आसपास कहीं मौजूद थे।
तुमने उदिता की चीख सुनी थी और उससे समझा था कि कोठी के भीतर गई वो लाश से 2-4 हो चुकी थी। अब बोलो कहाँ थी तुम? उसने उत्तर ना दिया। मेरे ख्याल से अभी कोठी के भीतर ही थी। तुम वहां से रुखसत होने ही वाली थी कि मैं और उदिता मेरी कार पर वहां पहुंच गए थे। तुमने उदिता को स्टडी में जाते देखा था। तब तुम्हें पिछवाड़े से निकल लेने का मौका मिला था। तुमने रास्ते में उदिता की चीख सुनी थी जो स्थापित करती थी कि लाश बरामद हो चुकी थी। वो खामोश रही। एक और झूठ तुमने ये बोला था कि सुनंदा ने तुम्हें फ़ोन किया था, जबकि वो ऐसी जगह थी जहां से कि वो तुम्हें फ़ोन कर ही नहीं सकती थी। वो यहाँ बहुत दूर नूरपुर में अपने पति के यॉट पर थी, जहाँ की फ़ोन उपलब्ध नहीं था और जहाँ से बाहर उसने कदम नहीं रखा था, क्योंकि उसका मिशन वहां छुपके रहना था। जो औरत इतनी शिद्दत से कहीं छुपके बैठी थी, वो क्यों तुम्हें फ़ोन करेगी और बताएगी कि वो कहाँ थी? वो बंगले झाँकने लगी। और इस बात की भी कोई कम अहमियत नहीं कि आज मेरे तुम्हारे फ्लैट से रुखसत होते ही तुमने उदिता को फ़ोन लगाया था। बाहर दरवाजे की होल में कान लगाकर मैंने साफ तुम्हें फ़ोन पर उदिता का नाम लेते सुना था। वो उदिता की तरफ घूमा। कैसे इसने तुम्हें फ्लैट से बाहर किया? फ़ोन पर बोला। उदिता धीरे से बोली कि ये फ़ौरन मेरे से मिलना चाहती थी। जिंदगी मौत का सवाल था। मैं फ़ौरन रूपनगर इसके फ्लैट पर पहुंचूं। ठीक। तुम्हें रूपनगर रवाना करके ये खुद यहाँ पहुंच गई। मेरे से आगे ही आगे ये यहाँ पहुंची और किसी तरह से मेन डोर खोलकर भीतर आ चुकी। इसी वजह से मुझे मेन डोर खुला मिला था। खामोशी छा गई। कितनी देर उस खामोशी में कोई विघ्न न आया। आखिरकार उदिता ने फिर आलोका का हाथ अपने हाथ में ले लिया और भावुक स्वर में बोली, तू कैसी भी है, मेरी बहन है। तूने कुछ भी क्यों ना किया हो, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मेरी बहना, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, आलोका दबे स्वर में बोली। मैं करूंगी, तू देखना। कुछ करना चाहती हो तो वो काम कर जो तू कर सकती है। क्या? मेरा हाथ यूं ही थामे रहे। वो तो मैं थामे हूं, कस कर। ये ले। अब दूसरे हाथ से टेबल लैंप में से उसका बल्ब निकाल। क्या? बल्ब निकालकर तिपाही पर रख। अब बल्ब की जगह अपनी उंगली डाल। क्या पागल हुई है? कहना मान। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर यह काम कर। ईश्वर तुझे इसका फल देगा। तेरा दिमाग हिल गया है? मेरा हाथ ना छोड़, मेरी बड़ी दीदी, मेरा हाथ ना छोड़। मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मैं करती हूँ। साथ चल की हसरते दिल महरूम से निकले। आलोका ने एक बला की फुर्ती दिखाई। वो उठकर बैठ गई। झपट कर उसने एक हाथ से उदिता की कलाई थामी, उसे फौलाद की तरह जकड़ा और दूसरा हाथ टेबल लैंप के होल्डर में डाल दिया। विकास स्विच बोर्ड की तरफ झपटा, लेकिन जब तक उसने बोर्ड पर से टेबल लैंप का स्विच ऑफ किया तब तक बिजली के झटके से दोनों बहनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। खलनायिका जिंदगी के आखिरी क्षण तक खलनायिका ही रही थी। उपसंगार। पुलिस आई। 22 कैलिबर की जो गन आलोका के हाथों फिर मौत उगलने को आमादा थी, उसको बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट के हवाले किया गया, जिसने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट दी कि उसी गन से निकली गोलियां सतीश चावला और पुखराज रहेजा के जिस्मों से निकाली गई थी। वह तथ्य और आलोका का मौत से पहले का इकबालिया बयान, जिसका विकास जामिन था, पर्याप्त सबूत थे कि उन 2 कत्लों के लिए आलोका जिम्मेदार थी। शुक्रवार को इंस्पेक्टर जिले सिंह ने सहज ही यह संभावना व्यक्त की थी कि दूसरी हमलावर, जिसने कि मंगलवार रात को मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस में विकास पर 2 गोलियां चलाई थी, संभवतः संजय चकोर की माशूक थी, जो कि यूं उसकी मौत का बदला लेना चाहती थी। वो नहीं जानता था, न कभी जान सका कि उसकी बात कितनी सच थी। रहेजा की पीढ़ी दीपक पसारी ने और उसके कैरियर तपन घोष ने विकास गुप्ता को लेकर बहुत हल्ला मचाया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि रहेजा की मौत के बाद अब सुनंदा रहेजा प्रॉपर्टीज की मालकिन थी, वो उनके हल्ले से अप्रसन्न थी, जिसकी वजह से दीपक पसारी को रहेजा प्रॉपर्टीज से सालाना फीस पर हुआ करार खत्म हो सकता था और तपन घोष को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता था। तो उन दोनों का उस बाबत जोशो खरोश जाग की तरह बैठ गया। सुनंदा ने विकास गुप्ता पर यह खास मेहरबानी की थी जो पुलिस इंस्पेक्टर जिले सिंह चाहकर भी न कर पाता, जिसके लिए विकास उसका वैसे शुक्रगुजार हुआ जैसे उसे पसंद था। उस सिलसिले में कोई घाटे में रहा तो मनोहर लाल, जिसने बेताशा मार तो खाई और शहर बदर हुआ सो अलग। दूसरे जाली नोटों के नुकसान को भी वो नुकसान ही मानता था, क्योंकि फ्री में तो वो भी नहीं आते थे। फिर भी वो खुश था कि उसने राजनगर लौट आने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शबनम को हीरे का क्लियर प्रॉफिट हुआ, जिसकी बाबत की कहीं से कभी कोई सवाल न हुआ। पेट्रोल पंप की मिल्कियत को लेकर सतीश चावला के भांजे अखिलेश ने खूब हाय तौबा मचाई, लेकिन जब सुनंदा ने उसकी खामोशी को 10 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश की तो वो खुशी खुशी बिक गया। जगन तिवारी से ठगा गया 60 लाख रुपया न कभी किसी जिक्र का मुद्दा बना, न कभी वो रकम बरामद हुई। पता नहीं सतीश चावला या आलोका उसे कहाँ गर्क कर गया था। अगर वो रकम अमानत के तौर पर किसी के हवाले थी तो उसे वसूलने वाला कोई नहीं था, लिहाजा ऐसे किसी शख्स के लिए छप्पर फटा था। उदिता, जो अपना नाम अखबार में आने के इतना खिलाफ थी, मर जाने के बाद बबाए तस्वीर हर अखबार के फ्रंट पेज पर दिखाई दी।
अखबार में उसकी तस्वीर देखकर चंद्रा दवे ने विकास पर अपना विचार प्रकट किया कि वो स्टिलेटो हील वाली लाल सैंडलों वाली वो औरत जान पड़ती थी जिसने विकास पर गोलियां चलाई थी। लेकिन गनीमत थी कि ऐसा उसने विकास के सामने ही किया। उसने पुलिस को उस बाबत कोई बयान देने की बाबत न सोचा, तो इसकी काफ़ी हद तक वजह यह थी कि वो इंस्पेक्टर जिले सिंह के तब के व्यवहार से नाखुश थी, जबकि वो उसका बयान लेने के लिए उससे मिला था और उसने हर बात को वल्गराइज करने की कोशिश की थी। वो 8 दिन कत्लों का एक अनोखा सिलसिला था जिसमें हर कातिल उजागर था लेकिन सजा पाने की स्थिति में नहीं था। जगन तिवारी के कातिल संजय चकोर का खुदाई इंसाफ हुआ था कि वो अपने हाथों अपना ही चाकू अपने सीने में उतार बैठा था, और सतीश चावला, पुखराज रहेजा और उदिता की मेट ट्रिम्पल की कातिल आलोका चावला ने भी अपना इंसाफ खुद करने को तरजीह दी थी। लेकिन बहन उदिता के साथ हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे जैसी हरकत करके अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भारी नाइंसाफी भी की थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी भाग को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेन मोहन पाठक के किसी अगले नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।